नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही शानदार से विद्याग्राम स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? सुप्रभात, राधे राधे, राम राम। आप सभी साथियों का हृदय की अंतिम गहराइयों से स्वागत है। थोड़ा सा क्लास लेट हो गई है, कुछ टेक्निकल छोटा सा इशू है, कई बार ऐसा हो जाएगा। आज ही नहीं, आगे भी अगर कभी होता है तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि क्लास का कंटेंट बहुत धांसू है। साथियों, पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है जो यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा पूछी जाती है और सबसे ज्यादा इसके क्वेश्चन भी गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो पक्का गलत होगा। कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त इसका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और ये आप सभी से मैं पहले बता दूं, इसके कम से कम 4 से 5 प्रश्न जो हैं वो आपको पॉलिटी के पेपर में देखने को मिलेंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके सीधे सीधे 8 से 10 अंक का ये सवाल है, मतलब ये पोर्शन है। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी पहले थ्योरी बढ़िया से समझाता चलूंगा और फिर क्वेश्चन कराता चलूंगा साथ साथ में बढ़िया तरीके से, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संविधान के एक छोटे से परिचय के लिए। तो जल्दी से आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, संविधान एक छोटा सा उसका परिचय। अब परिचय क्या है ये हम सभी लोग जानते हैं। संविधान दुनिया में किसी भी देश का हो तो वो सबसे बड़ा विधान होता है। संविधान क्या होता है भाई? सबसे बड़ा विधान होता है। सबसे बड़ा विधान, सबसे बड़ा विधान, सबसे बड़ा विधान। इसका मतलब हमारे देश में जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो सब संविधान के अंतर्गत ही बनाए जाएंगे। यानी सबसे बड़ा संविधान और उसके अंदर सारे विधान, ये सभी को याद रखना होगा। संविधान जो है ये जनता द्वारा, साथियों नियमों व कानून जो होते हैं उनका एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके द्वारा हम किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाते हैं। अब एक प्रश्न आता है, जब संविधान की बात करते हैं तो दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का था? दुनिया का पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1789 में अपना संविधान जो है वो एक तरीके से एप्लीकेबल कराया था। 1787 में लिखना शुरू कराया और 2 साल लग गए इसको, साथियों ध्यान रखना, संविधान को बनाने में वहां पर। तो ये आप सभी को याद रहेगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। विश्व का पहला लिखित संविधान जो है वो हम सभी को याद रखना है, अमेरिका का है। अगर पूछे कब आया तो 1787 से शुरू हुआ था लिखना और 1789 में लिख करके ये तैयार कर दिया गया। तो कुल मिलाकर ये वर्ष याद रखना, क्योंकि इस साल पूरा हुआ था। तो सभी को याद रखना है अमेरिका का संविधान 1789 में साथियों सामने आ चुका था। बोलो क्लियर है कि नहीं? लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि लिखना कब शुरू हुआ था, तो यह पॉइंट याद रहेगा। एशिया का पहला लिखित संविधान जो है यह जापान का माना जाता है। जापान ने 1947 के करीब अपने देश का संविधान जो है वो साथियों, यानी जिस साल हम आजाद हुए उसी साल इसने लिख दिया था। बड़ा बढ़िया, एकदम सुंदर सा सवाल, यह भी आपको याद रहेगा। बताइए विश्व का सबसे छोटा संविधान 1911 के करीब मोनाको ने साथियों ध्यान रखना लिखा था। और विश्व के सभी संविधानों की जननी जो है वो ब्रिटेन को माना जाता है। अच्छा, एक बात आप सभी को याद रखना होगा, ब्रिटेन का जो संविधान है उसको अलिखित संविधान कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ये ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान क्यों ऐसा कहा जाता है अलिखित संविधान है? क्योंकि हम सभी लोगों को याद रखना है इसका निर्माण विभिन्न कालखंडों में साथियों किया गया और अलग अलग है। यहां पर संवैधानिक राजतंत्र है, यानी यहां पर आज भी क्या है, संवैधानिक राजतंत्र जो है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। ये एक शुरुआत है संविधान को लेकर, तो मैं पढ़ा रहा हूं। ज्यादातर सवाल हो सकता है आपने कभी ना कभी देखे हो, सुने हो, लेकिन मैं फिर कहूंगा आप सभी लोग जब इसको कंप्लीट कर लोगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल बेसिक से हम बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण रूप है, इसीलिए इसे मिश्रित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। इसका एक फायदा यह है कि हम ना तो साथियों सिंगापुर के कानून की तरह बहुत कठोर बन गए हैं और ना ही हम दुनिया के अन्य देशों की तरह, जैसे बहुत सारे देश बहुत लचीला संविधान रखते हैं, वैसे हैं।
अब हम बात करते हैं संविधान का निर्माण और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। संविधान के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो हम सभी लोग जानते हैं संविधान के लिए 9 दिसंबर को वर्ष 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक जो है उसको आयोजित किया गया था। ये जो पहली बैठक है इसी से हमारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे संविधान का निर्माण किसने किया है तो संविधान सभा ने किया है। ये जो संविधान सभा है इसके गठन के ऊपर एक सवाल पूछा जाता है तो गठन इसका 6 साथियों ध्यान रखना दिसंबर को किया गया था और वर्ष था 1946 का। लेकिन आप सभी को याद रखना है इसकी पहली बैठक जो है वो हुई थी 9 दिसंबर को। सच्चिदानंद सिन्हा ने साथियों ध्यान रखना इसको एक तरीके से अध्यक्षता में किया था। संविधान बनाने में समय जो लगा वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टोटल समय लगा था। 64 लाख रुपए का खर्च आया था। यह आप सभी को याद रखना होगा। खर्च कितना आया था तो लगभग 64 लाख रुपए जो है वो एक तरीके से इसमें खर्च हुए थे। ये हम सभी को याद रहेगा। बताइए इसको अपनाया कब गया था तो हम सभी लोगों को याद रखना होगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था। लेकिन हमने इसको लागू कराने के लिए लगभग 2 महीने का इंतजार किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 26 जनवरी की जो डेट थी वो पहले से साथियों बड़ी ऐतिहासिक थी। 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे भारत का तिरंगा फहरा दिया था। इसीलिए साथियों ध्यान रखना हम उस डेट को एक तरीके से लागू कराने के लिए आरक्षित कर चुके थे। मतलब हमने कहा कि भाई 2 डेटें ना हो तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। संविधान का प्रतीक जो है वो हाथी को कहा जाता है। चलिए जल्दी से सजावट की बात कर लेते हैं। तो जो चित्र बनाए हैं वो नंदलाल बोस ने बनाए हैं संविधान के लिए। साथियों इनका साथ दिया है ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने, तो ये भी याद रहेगा। अच्छा लेखन कार्य किसने किया है तो संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। साथियों इनका अंग्रेजी में आप सभी लोग संविधान पाएंगे और अगर हिंदी की बात करें तो वसंत कृष्ण वैद्य ने संविधान को हिंदी में लिखा है। अब ये प्रश्न पूछ देगा बताइए संविधान जो है वो अंग्रेजी में किसने लिखा, हिंदी में किसने लिखा, दोनों पार्ट अलग अलग आपको याद हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? अगर हम बात करें फिर इसके बाद संविधान के लिए बनाई गई प्रारूप समिति के साथियों ऊपर सवाल, तो सबसे पहले प्रारूप समिति का गठन पूछेगा तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जो ये प्रारूप समिति थी ये 1+6 सदस्यों के साथ में साथियों बनाई गई थी। अब जब बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम आ गया तो निश्चित तौर पर सवालों को गहराई से समझना होगा। ये जो प्रारूप समिति है इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? तो ड्राफ्टिंग साथियों ध्यान रखना कमेटी बोलते हैं। इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ साथ पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। तो ये आप सभी लोग याद रखना इसको पांडुलेखन समिति जो है उसके नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जानते हैं? तो पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर को हुआ और 29 अगस्त यानी 6 महीने का अंतराल आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको दिखेगा लगभग है ना। आ जाओ जल्दी से सदस्य की बात करें तो देखो एक तो बाबा साहब अंबेडकर अध्यक्ष थे, 6 अन्य सदस्य थे। तो 6 सदस्य ये और 1 अध्यक्ष। तो जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसमें कुल 7 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। जो 6 सदस्य हैं उनमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी, इसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला। ये 4 लोग वो हैं जो शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेंगे। लेकिन इसमें से 2 लोग ऐसे थे जिनके नाम में परिवर्तन होगा। बीएल मित्र जो हैं इनका स्थान एन माधवराव ने और इसके बाद डीपी खेतान जो हैं उनका स्थान टीटी कृष्णमाचारी ने ले लिया था। तो ये जो 2 लोग हैं डीपी खेतान और साथियों ध्यान रखना बीएल मित्र, इन दोनों का स्थान बदल गया था। तो 2 लोग ये हो गए। बोलो क्लियर है? अगर हम बात करें इस प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई थी, ये किसकी बैठक है? तो प्रारूप समिति की है। अब प्रारूप समिति को जितना आपने पढ़ा है इतने से आपका पेपर में काम जो है वो हो जाएगा बढ़िया तरीके से। अब मेरा मन कर रहा है बाकी चीजों को कराने के साथ साथ पहले कुछ सवाल कर लेते हैं। आहा मजा आ जाएगी, सच में कह रहा हूं आज तो तूफान उठेगा तूफान। सवाल देखो, पहले क्वेश्चन को करो फिर, है ना, जैसे कहते हैं नहीं राम काज कीन्हे बिना
मोहि कहां विश्राम, वैसे ही प्रश्न को किए बिना मुझे कहां विश्राम। सवाल कह रहा है बताइए 24 जनवरी की डेट को, ध्यान से सुनिएगा, 1950 संविधान सभा जो थी इसके 284 सदस्यों ने हस्तलिखित पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वीमेंस की संख्या कितनी थी। अब यहां देखिएगा जब हमारा संविधान बन रहा था तो 389 सदस्य जो हैं उनका चुनाव किया गया था। ये सदस्य जो हैं वो चुने गए थे। सभी सदस्य 10 लाख की आबादी पर, आप सभी लोग याद रखना, चुने गए थे, यानी 10 लाख पर एक प्रतिनिधि जो है उसका चुनाव जो है वो किया गया था। इस प्रकार से 389 सदस्य चुने गए। इसमें से साथियों 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो बाद में सदस्यों की संख्या 289 बची थी। फिर साथियों संविधान जब बचा, मतलब इसके बाद क्या हुआ, संविधान जो है जब साइन करने का नंबर आया तो केवल 284 सदस्यों ने ही संविधान पर साइन जो है वो एक तरीके से किए हैं। तो यहां पर एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए 284 सदस्यों में महिलाओं में कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। ये हम सभी को याद रहेगा। बोलो क्लियर हुआ कुछ? मजा तभी आएगा जब सभी लोग क्लास को शेयर कर दोगे। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। दूसरा, भारत का मूल संविधान किसके हाथों से लिखा गया था? अब देखो ये सवाल वही है जो प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए, और जो पेपर में आ रहा है अगर तुमको वही सवाल मिल जाए, साथ में मेरे बहुत अच्छे नोट्स मिल जाए, तो टॉपिक बचेगा क्या? अरे सुपड़ा साफ हो जाएगा, मैदान फतेह हो जाएगा। भारत का जो मूल संविधान है वो प्रेम बिहारी, वाह वाह, राय ज्यादा, याद है आप सभी को, इन्होंने बड़ी सुंदर सी राइटिंग में लिखा है। याद रखना सुलेखन इनका बड़ा अच्छा था। अभी एक नाम आपने पढ़ा था साथियों, हम सभी को याद रखना होगा, नंदलाल बोस। इन्होंने क्या किया था, तो नंदलाल बोस जो हैं इनके प्रमुख चित्र हमें संविधान में देखने को मिले थे। इन्होंने संविधान में 4 साल लगा दिए चित्र बनाने में। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान को 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थीं? अब यह प्रश्न आप सभी लोग पहले समझ लो। संविधान बनाने के लिए कुल ऐसी 22 समितियां जो हैं वो बनाई गई थीं। अब ये जो 22 समितियां हैं, सबसे पहले ध्यान रखना कितनी समितियां थीं, तो 22 समितियां ऐसी बनाई गई थीं टोटल। अब पूछेगा बताओ ये समितियां कितने भागों में बटी थी, तो ये 2 प्रकार की थी। पहले तो आपको बड़ी समितियां याद रखना होगा। बड़ी समितियों की संख्या जो है वो प्यारे साथियों 8 रखी गई थी, 8। और शेष जो हैं वो छोटी समितियां थी। शेष कैसी थी, तो छोटी समितियां थी। तो छोटी समितियां 14 आप सभी को मिल जाएंगी। अब देखो मन में आपके डाउट जरूर आया होगा कि भाई इसमें तो उत्तर ही नहीं मिल रहा, क्योंकि संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां पूछेगा तो इसका उत्तर 22 होना चाहिए। अब ये है नहीं तो किसे लगाएंगे, तो फिर ये कंफ्यूजन का सवाल हो गया। तुम कहोगे सर 7 ये भी गलत, तुम कहोगे 15 ये भी गलत, तुम कहोगे 10 ये भी गलत, ये भी गलत। अब मैं तुमको बताऊं, यूपीएसआई के एग्जाम में सवाल आया हुआ था, ध्यान से सुनना सभी के सभी, ये यूपीएसआई के पेपर में सवाल आया था। अब तुम बताओ इस प्रश्न को लेकर करेक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे 100% करेक्शन, ये याद कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं ऐसे हैं जिनको हम लगा सकें। समझ में आ? तो यहां से आपका उत्तर जो है वो 22 केवल सही होगा, बाकी कोई सही नहीं होगा। ये हम सभी को याद रखना है। चौथा देखो, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक की गई। संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? जल्दी से देखो, फटाफट बताओ। हम सभी लोग जानते हैं ये जो पहली बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। याद है आप सभी को किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं इन्होंने अध्यक्षता की थी, और इनका चुनाव जो है, क्योंकि ये उम्र में सबसे वरिष्ठ थे, तो वरिष्ठता साथियों ध्यान रखना को ध्यान में रखकर इनको चुना गया था। लेकिन अगले 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद
प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया गया था, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। यानी जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा हैं वो अस्थायी अध्यक्ष हैं। क्लियर है? इनको आयोजित किया गया था संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है। अब एक तुमको कान में बताऊं बात, याद कर लेना सभी लोग। साथियों, जितनी भी बैठक हुई हैं XYZ, वो सब की सब दिल्ली के सेंट्रल हॉल में ही हुई हैं। आहा, मजा आया? तो अब ये लिख लो, जितनी भी बैठक हुई हैं वो सभी बैठक, साथियों ध्यान रखना, सभी बैठक जो हैं वो यहीं पर हुई हैं। टेंशन ही नहीं लेना, ये कहां पर है? ये नई दिल्ली में है। खेल खत्म, अब सभी को याद हो जाएगा। आगे देखो, अगला सवाल कह रहा है, बताइए किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? अब देखो जल्दी से, कह रहा है संविधान सभा ने निर्देशक सिद्धांत ने भारत सरकार अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई की डेट को हम सभी लोगों को याद रखना है। एक बच्चा कह रहा है सुनाई नहीं दे रहा है, घर से आओ और बॉर्नवीटा थोड़ा पी करके आओ, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने प्रस्तुत किया गया था, जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक था, और आगे चलकर 18 जुलाई 1947 को यह विधेयक जो है वो पारित कर दिया गया। ध्यान रखना, विधेयक क्या कर दिया गया? पारित हो गया। इसी विधेयक में साथियों ध्यान रखना, गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दे दिया गया था। संविधान सभा का अंतिम सत्र जो है वो बताइए कब आयोजित हुआ था? 12 सत्र हुए थे, और उन 12 में अंतिम सत्र जो है इसमें हुआ क्या था? जो ये अंतिम सत्र है इसमें केवल हस्ताक्षर कराए गए थे। ये हम सभी को याद रखना है, क्या कराए गए थे? केवल साइन कराए गए थे। याद रखना, केवल साइन कराए गए। सबको बुलाया गया और कहा गया आओ बैठ करके सब लोग चाय वाय पीते हैं और साइन कर लेते हैं। तो हम सभी को याद रखना है, इसमें केवल साइन कराए गए थे। यह बैठक 24 जनवरी को 1950 में हुई थी, और इसके 2 दिन बाद संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। अगला सवाल कह रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता, जिसको हम सभी लोग लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कहते हैं, इस पर हस्ताक्षर के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? मैं आप सभी से पूछूंगा कि आपने जब मेरे साथ में ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताना। कहने को तो कुछ भी लोग कहेंगे, अरे लोगों का काम है कहना। जिस दिन मैंने भारत के पड़ोसी देश पढ़ाए थे उस दिन यह टॉपिक धूसा कर दिया था। धूसा, भूसा नहीं, धूसा किया था। हमको अभी भी याद है, हमने आपको 1वां संविधान संशोधन पढ़ाया था। याद करो, 1वां संशोधन आप सभी को याद है क्या? सर याद आया थोड़ा थोड़ा सा, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, खुल जाएगी पेपर तक। 2015 में किया गया था। इसके तहत भारत और बांग्लादेश ने, लिख लो ऐसे ही, भारत और बांग्लादेश ने क्या किया? समझौता कर लिया था। समझौता जानते हैं? संबंधी हो गए थे। कैसे? जो बांग्लादेश था इसने भारत को अपने 51 क्षेत्र जो हैं वो दिए थे। बांग्लादेश ने 51 इंक्लेव दिए थे, और भारत ने 111 इंक्लेव जो हैं वो बांग्लादेश को दे दिए थे। तो ये विवाद सुलझाने के लिए किया गया था। हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन करना हो तो वो हम पहली अनुसूची के तहत ही करते हैं। बोलो याद है आप सभी को? अगर चौथी की बात करें, सभी को याद होगा, ये तो राज्यसभा से जुड़ी हुई है। बोलो याद है? राज्यसभा से जुड़ी। दूसरी की बात करें तो ये वेतन से जुड़ी हुई, और तीसरी की बात करें तो ये शपथ से जुड़ी हुई। अब तुम दिमाग लगाओ अपने आप साथियों, खेल खत्म हो जाएगा। प्रश्नों को मुर्गी बना दो, मुर्गी। ये सवाल जो है ना, ये अपने बाबुओं से जाके कहें, अरे 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 अंकितेश्वर महाराज के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो मुर्गा बना देता है वो सवालों को। अगला देखो, मजा आया कुछ? तो पहली अनुसूची जो है, अब देखो थोड़ा सा सवालों को करने के साथ जरा कंटेंट पे आ जाओ, क्योंकि तुमको 12 अनुसूचियां भी मुझे पढ़ानी है ना। अब देखो जरा, तुमको अभी जो जो बताया है उसको अच्छे से समझ लेना, मजा आ जाएगी अभी, है ना। चलो आ जाओ जल्दी से थोड़ा सा, क्योंकि अपने पास समय कम है, चीजें ज्यादा है ना। संविधान के लिए प्रमुख अनुसूचियों पे बात कर लेते हैं। पहली अनुसूची जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी देती है। 28 राज्य हैं हमारे भारत में। हम सभी को पता है कितने
कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बोलो क्लियर है। अगला देखो, कह रहा है राष्ट्रपति, राज्यपाल और आरवीएस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, आरवीएस के सभापति, जातियों, इसके बाद उपसभापति, इसके बाद एससी एसटी के न्यायाधीशों, इसके बाद कैग इत्यादि सभी की उपलब्धियां और वेतन जो है ये दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। अगर हम तीसरी की बात करें तो प्रतिज्ञान और शपथ पर आती है, चौथी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, और पांचवी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को दिखाती है। छठी अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों के प्रशासन को दिखाती है। अब मजे की बात देखो साथियों, आपको पांचवी और छठी अनुसूची में एक समानता दिख रही होगी। यह पेपर में भी सवाल पूछा गया है कि बताइए कौन सी ऐसी 2 अनुसूचियां हैं जिनमें समानता दिखेगी। मेरे प्यारे साथियों, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को देखने में, सीखने में। मेरे साथ जब कंटेंट पढ़ोगे तो तुम्हारा मन भी घबराएगा, हो सकता है उल्टी भी आ जाए, लेकिन प्लीज आप सभी लोग टिके रहना। अगर टिक गए ना तो आने वाले पेपर में तुम यकीन मानिए टॉप पे रहोगे। टिक गए तो टॉप पे, यकीन मान लो। बस इसके बाद कुछ कहना नहीं है, एक एक शब्द टू शब्द सिखा के भेजूंगा, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चंस हो। पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन। यकीन मानिए 17 दिन 17 मैराथन, सारे टॉपिक खत्म। संघीय प्रावधान की अगर हम बात करें, इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अभी वैसे हम इसके बारे में बताएंगे। संघ को 100 विषय, राज्य को 61 विषय, और संवर्ती की अगर हम बात करें तो प्यारे दोस्तों 52 विषयों को रखा गया है। हम सभी लोग अभी देखेंगे, इन पर बात करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। 8वीं में साथियों भाषाएं दी हैं, 14 मूल रूप से थी, 22 भाषाएं बाद में हो गई संशोधन कर करके। साथियों अगर नवीन सूची की बात करें, भूमि सुधार के द्वारा पहला संशोधन किया गया 1951 में जोड़ी गई थी। दल बदल को लेकर 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची 1950 में जोड़ी गई, और 11वीं अनुसूची पंचायतों से जुड़ी साथियों 73वां संशोधन 1992। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से जुड़ी 74वां संविधान संशोधन 1992। ये नोट कर लो, 12 अनुसूचियां, खेल खत्म। अब तुमको जैसे जैसे जो जो चीजें ना समझ में आए वैसे करते जाना। अब सवालों को देख लो अनुसूचियों से जुड़े हुए, कुछ बचा तो नहीं। अब हम इसके बाद संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेदों पे आएंगे, सीधे डायरेक्ट प्रहार करो। पेपर को एकदम उसकी दिशा में वापस भेज दो, है ना, लगे उसको कि मुकाबला टक्कर का हो रहा है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून, सीमाओं और मौजूदा कानूनों के अनुसार या उनके नाम के उपयुक्त कानून बना सकता है किस अनुच्छेद के तहत। अब जरा ध्यान से देखो, जो हमारा साथियों 5 से लेकर के जो 11 तक अनुच्छेद हैं, ये सभी के सभी नागरिकता से जुड़े हुए हैं। अब जब नागरिकता की बात करोगे तो यहां पर ये दोनों तो हट गए। क्यों भैया हट गए? क्योंकि भारत के संविधान में नए राज्यों को बनाने, उनके बदलते क्षेत्र सीमा, उनके लिए पूछ रहा है, नाम को बदलने। देखो एक बात आपको बताऊं, जब आपको अनुच्छेद 2 मिले तो इसमें कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश। ध्यान रखना, ये लाइन बस याद कर लो, स्टैंडर्ड लाइन है, नए राज्यों का प्रवेश। यदि ये लाइन दिमाग में रही तो अनुच्छेद 2 तुम्हारे कभी भी गलत नहीं होगा। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि यदि कोई राज्य है, उसके सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। बोलो अब कौन सा लगाओगे? गुरुजी अनुच्छेद 2 में कहा गया था कि नए राज्यों का प्रवेश, उसमें क्या कहा गया? नए राज्यों को बनाना नहीं, प्रवेश। अगर प्रवेश की बात करेगा तो साथियों 2 लगाओगे, और अगर यहां बनाना कह रहा है, बनाने से मतलब नहीं, ये लाइन याद करो तभी याद हो जाएगा। साथियों इसके बाद कानून, सीमा परिवर्तन इत्यादि आगे सब कोडिक लाइन मिल रही है, आपको डी ऑप्शन केवल लगाना होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अभी तो रुकिए, पिक्चर तो असली बाकी है मेरे दोस्त। अभी देखो 9 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के लिए विषय देता है? आहा, लगाकर आग सीने में, शौक हमने भी पाले थे। और अगर कोई कह देना कि कौन थे वो, तो कह देना हम अंकित सर के भाई साहब पॉलिटी वाले थे। जबरदस्त बता दो, अब तो बता लोगे ना। भारतीय संविधान में नए राज्यों के गठन की बात कर रहा है।
गठन की बात कर रहा है, नए राज्यों की गठन की। जल्दी से बताओ, ऐसे मजाक नहीं चलेगा, ध्यान से बताना सभी के सभी। नए राज्यों के गठन के बारे में पूछ रहा है, जल्दी से बताओ। पढ़ाया हुआ है, सच में कह रहा हूं, अगर नहीं पढ़ाया हो तो बताना। देखो, अगर ऑप्शन हटाना चाह रहे हो तो ऐसे हटा लो। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो राज्य की परिभाषा क्या होगी? इसमें साथियों ध्यान रखना, विधानसभा, विधान परिषद इत्यादि के बारे में बताया गया है। साथियों अनुच्छेद 22 कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो वही 24 घंटे के अंदर न्यायालय पहुंचाओ, वो सारी चीजें। अनुच्छेद 9 नागरिकता से संबंधित है, हट गया। 3 आप सभी लोगों को याद भी करा चुका हूं और कर भी लोगे। अगला देखो, कह रहा है निम्न में से किस संघ क्षेत्र में विधान सभा है? जल्दी से देखो, वैसे दिल्ली पौंडुचेरी आप सभी को पता है, तुरंत याद कर लोगे, पौंडुचेरी में विधान सभा है। ये तो वैसे भी सवाल एकदम लॉलीपॉप जैसा दिख गया, अलग से आपको याद हो गया। अगला देखो, भारतीय संविधान में इस समय कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जरा देखो, बता पाओगे क्या? अरे विनोद देखो जरा, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ये सभी को याद रखना होगा। जो मूल संविधान थे उनमें कितनी? तो 8 थी। अभी वर्तमान में कितनी है? तो सभी को याद रखना है सर, 12 हो चुकी हैं। अगर 12 की बात करें, जैसे 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार से जुड़ा था। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, हम सभी को याद होगा, 52वां संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी को पता है पंचायतों से जुड़े हुए प्रावधान आपको मिलेंगे, और इसमें साथियों ध्यान रखना, हमने 73वां संशोधन 1992 किया था। इसके बाद 12वीं अनुसूची की बात करें, 74वां संशोधन 1992, हमारे नगर निकाय जो हैं उनको इसमें रखा गया था। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो अभी वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। अगला देखो, कह रहा है कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित ही नहीं किया गया है? आहा, देख रहे हो विनोद, पसीना पोंछ रहे हैं लोग। 6ठी अनुसूची की बात करें तो हम सभी को याद रखना है, 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जल्दी से बताओ प्यारे दोस्त, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मजा आ जाएगा, आप सभी लोगों को याद रखना है, ये 4 राज्यों का प्रशासन अतिरिक्त होता है 6ठी अनुसूची के अनुसार। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड इसमें नहीं आता। नागालैंड के लिए वैसे भी भारतीय संविधान में आर्टिकल 371 दिया गया है, ये इसके विशेष राज्य के दर्जे को दिखाता है, अर्थात नागालैंड को विशेष राज्य में रखा गया है। जैसे जम्मू कश्मीर को साथियों आप सभी लोग जानते हैं, आर्टिकल 370 और धारा 35A के तहत विशेष राज्य में दिया गया था। तो विशेष प्रावधान किसके थे? जम्मू कश्मीर के थे, जो 2019 में हमने क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। बोलो याद है आपको? तो ये धारा जो है अब वो सब निरस्त हो चुकी हैं। हालांकि अभी नागालैंड वाले पर प्रश्न जो है वो आ सकता है, तो इसको याद कर लेना। अगला देखो, क्वेश्चन कह रहा है बताइए राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन भारत के संविधान की किस साथियों अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? अब जब ऐसे प्रश्न आए ना तो उनको आप ऑप्शन से टैकल करने की कोशिश करना। कैसे करेंगे सर? 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद करो 4 राज्यों के जनजाति प्रशासन को। 8वीं अनुसूची भाषा से जुड़े हुए प्रावधान, आपको 5वीं अनुसूची बताया था अनुसूचित जाति और जनजाति प्रशासन। 4थी अनुसूची राज्यसभा के बारे में प्रावधान करती है, खेल खत्म कर दो, पैसा हजम, वापस घर को आएगा सवाल। अगला देखो, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? जल्दी से बताओ साथियों। देखो कश्मीरी सिंधी भाषा जो है, इसको यदि हम देखें तो 1967 में जब 21वां संशोधन किया गया था तो उस समय जोड़ा गया था। इसके बाद बोडो, कोंकणी इत्यादि ये सब हमारी संशोधन के बाद जोड़ी गई, लेकिन कश्मीरी भाषा मूल रूप से थी। अगला देखो, कह रहा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की कौन सी साथियों ध्यान रखना अनुसूची में उल्लेखित किया गया? अभी ये मैं कराऊंगा भाषा संबंधित प्रावधान, परेशान मत होइए, क्योंकि हमारे पास समय जो है वो लिमिटेड है, इसलिए थोड़ा स्पीड को भी मेंटेन रखना है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान के कौन से साथियों? तो पहली अनुसूची में आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची मिल जाएगी। दूसरी वेतन से संबंधित है। तीसरी साथियों सभी को याद रखना होगा शपथ से जुड़ी है, और चौथी राज्यसभा से जुड़ी हुई है। इसको आप सभी लोगों को अलग से करना
होगा। अगला देखो, कह रहा है शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में? तो दूसरी में, दूसरी में तो वेतन है, तीसरी में शपथ है, दूसरी में क्या है मेरे दोस्त? वेतन है। पढ़ लो जल्दी से, दूसरी में क्या है मेरे दोस्त? वेतन, तीसरी में शपथ। अगला देखो, सब पढ़ा चुका हूं। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? हम सभी को पता है 395 आर्टिकल थे। साथियों अभी भी 395 ही हैं, लेकिन कुछ संशोधन के बाद अभी 448 हो चुके हैं। ऐसा क्यों? अभी नंबर्स वही हैं, लेकिन साथियों 300, जैसे अभी मैं आपसे कहूं साथियों, आपका अनुच्छेद 21 में एक जोड़ दिया गया 21 से, तो वो जो जुड़े हुए हैं वो मिलाकर ऐसा हुआ है। बताइए किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तलिखित निर्मित संविधान की एक तरीके से विशेषता की गई है? जल्दी से बताइए। अब देखो सभी लोग, हस्तलिखित दस्तावेज, साथियों जल्दी से बताइए फटाफट। अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनय बिहारी मुखर्जी या नंदलाल बोस? संविधान के लिए चित्र किसने बनाया था? सभी को पता है नंदलाल ने बनाया था। बोलो किसने बनाया था? तो अपने नंदू भाई ने क्या किया था सर? चित्र जो हैं वो संविधान के लिए बनाए थे। तो इन्होंने ही साथियों, ध्यान रखना, हम सभी लोगों को याद रखना है, चित्र बनाए थे। तो लगा लो इन्हीं का नाम आएगा। वैसे इनके बारे में याद रखना, 1882 में इनका जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। भैया याद रहेगा? बोलो याद रहेगा। अगला देखो, क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, क्योंकि हम सभी लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 से 351 तक के प्रावधानों को पढ़ते हैं, भाषा से जुड़े हुए हैं। साथियों 14 सितंबर को हम सभी लोगों को याद रखना होगा, 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। तो भारत की अभी तक राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। हम बनते तो विश्व गुरु हैं, लेकिन कितने दुनिया में शर्मिंदा महसूस करते होंगे जब हमसे कोई ये पूछता होगा विश्व में कि तुम किस देश के हो, तो हम ये कहेंगे भारत के हैं। पूछेगा तुम्हारी भाषा कौन सी है, तो हम ये कहेंगे कोनो ना ही है। हैं? दुनिया में सबसे बड़ी आबादी, सोच कर देखो, ये हम आप और सबके मुंह पर जोरदार एक तमाचा जैसा नहीं लग रहा? सोचो भारत की कोई भाषा ही नहीं, कितने शर्म की बात है। अगला देखो, कह रहा है देश 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 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता, यानी जो ब्रिटेन के गुलाम सदस्य थे, उनको एक तरीके से इसने जारी रखा था। हम सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में संविधान को जब स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को, हम भारतीय लोग जो हैं वो गणतंत्र प्रणाली को स्वीकार कर लेते हैं। यानी भारत जो है संविधान को स्वीकार करता है और एक गणतंत्र के रूप में सामने आ जाता है। साथियों ध्यान रखना, ये कॉमनवेल्थ देश वो देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। इनकी संख्या अभी वैसे 56 पहुंच चुकी है। ये आप सभी को याद रखना होगा, ये ब्रिटेन के गुलाम रह चुके देशों का एक ग्रुप कहा जाता है। अगला देखो, डैश डैश वृषभ यानी बैल, चक्र, इसके बाद अश्वयुक्त सारनाथ का स्तंभ जो है ये अशोक का है, देख के ही लगा दो। बताइए इनमें से राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमने स्वीकार किया था। अब ये बात आप सभी को याद रखनी होगी, इसमें आप सभी लोग कुछ ऐसे बनाइएगा, मजा आ जाए ऐसे, है ना। अब देखो मेरी ड्राइंग थोड़ा सा कमजोर है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमने अपनी ड्राइंग जो है वो भाई साहब हाई स्कूल में किसी से बनवाई थी, लेकिन इतना जरूर याद है कि हम तुमको अच्छे से समझा सकते हैं। इसमें नीचे की ओर पट्टी में सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो एक प्रश्न आता है इसको कहां से लिया गया है? तो ये जो सत्यमेव जयते है, इसको मेरे प्यारे दोस्तों मुंडक उपनिषद जो है वहां से ग्रहण किया गया है। कहां से लिया गया है? तो ये आप सभी को याद रखना होगा, मुंडक उपनिषद जो है वहीं से लिया गया है। अब प्रश्न पूछ रहा है, बताइए हमारे अंकित सर की ओर से कि भैया इसको कब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी को 1950 में हमने स्वीकार किया था। अच्छा एक कान में तुमको बात बताएं, तुमको सुनाते हैं बढ़िया चीज। साथियों रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। अब भारतीय लोगों को रूस ने कहा निकल जाओ तुम लोग, लेकिन तुम अपने पासपोर्ट में भारत का जो अशोक स्तंभ है उसको दिखा देना, तिरंगा दिखा देना, तो तुमको जाने देंगी रूस की सेनाएं। तुमको पता है पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने भी भाई साहब भारत का ही प्रतीक चिन्ह दिखाना शुरू कर दिया। समझ रहे हो?
आखिरकार पापा इज ऑलवेज पापा है। समझ में आया? अरे भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.25 अरब की ताकत है। कोई हमको आंख दिखा दे किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली और कश्मीर किसी की जागीर नहीं होने वाली। एक बार सभी लोग दिल भेजकर बता दो। अरे तुमने भी तो न्यूज़पेपर में सुना होगा, नहीं सुना था? अरे तालिबानी अब्बा चाचा जो घाटी में आएंगे ओसामा के बिना कफन के सब दफनाए जाएंगे। जो घाटी में बारूदी विस्फोटक गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। आ जाओ जल्दी से। वीर योद्धाओं, अपनी कमान को संभाल लो, भाई साहब हिलने वाला है। कह रहा भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 जो है ये किससे संबंधित है? हा देखो 63 से राष्ट्रपति शुरू हो जाता है। हम सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान में 63 जो आर्टिकल है, उपराष्ट्रपति जो है वो इससे शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति जो है वो शुरू हो जाता है। अब उपराष्ट्रपति संसद का संविधान इससे कोई मतलब नहीं, संसद के सदनों की अवधि इससे कोई मतलब नहीं। अटॉर्नी जनरल 76 में आता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव बचा लगा लो। देखा विनोद, कैसे उत्तर को निकाल दिया तुमने। अगला सवाल देखो, मजा आएगी करने में। कह रहा है बताइए भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। जब भाषाओं की बात करें तो 8वीं अनुसूची। हम अभी अनुसूचियों में ही चल रहे, ये बीच बीच में कूद कूद के कहीं से आ जाते हैं सवाल, अब इनको मना नहीं कर पाते हैं। नगर निकायों को 12वीं अनुसूची में, 4थी अनुसूची में राज्यसभा के प्रावधान दिए गए हैं और 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था के बारे में हम सभी को पता है, बताया गया है। अगला देखो सवाल 24 नंबर। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जापान के संविधान से प्रेरित है। कानून बनाने की बात कर रहा है, डायरेक्ट विधि की बात कर रहा है। तो जब कानून की बात करेगा, ये हम सभी को याद रखना है, काफी हद तक यहीं से प्रेरित है। अब मन में सवाल तो जरूर आया होगा कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 याद रखना। मैं शॉर्ट में लिखूं तो आप सभी लोग नोट कर लेना। भाई संविधान संशोधन जो होता है वो कहां से? साउथ अफ्रीका से लिया गया, जर्मनी के वाइमर संविधान से। इस संविधान का नाम क्या है? वाइमर। यहां से हमने इमरजेंसी यानी आपातकाल के प्रावधान लिए हैं, इनको अलग कर लो। संयुक्त राज्य अमेरिका से ऐसा क्या क्या नहीं है जो हमने नहीं लिया। अब देखो हमने क्या क्या लिया यहां से। साथियों यहां से उपराष्ट्रपति का पद लिया। मेरा मन कर रहा है मैं तुमको पढ़ा दूं थोड़ा सा, है ना। इसके बाद मूल अधिकार आप सभी को याद होगा मिले हैं। न्यायिक सक्रियता, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, न्यायिक सर्वोच्चता, ये सब यहीं से लिए गए हैं। बोलो क्लियर है? अगला सवाल देखो फटाफट से जरा। क्वेश्चन कह रहा है बताइए भारतीय संविधान की जो संविधान सभा है उसकी जो संघ शक्ति समिति है, ध्यान रखना संघ की जब भी बात आएगी जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, और जब प्रांत की बात आएगी तो तुरंत आप सभी को साथियों पटेल अध्यक्ष मिल जाएंगे। भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा भाई साहब लिखा गया? तो प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा लिखा गया था। भारत के संविधान में कुल कितने भाग अभी हैं? साथियों मूल संविधान में आप सभी को याद रखना होगा कि भैया 22 भाग थे, अब हो गए हैं 25। अब ये देखो सवाल कितना भाई साहब कंफ्यूज करने वाला है। वर्तमान में भाग कितने हो गए बताओ भाई? वर्तमान में तो 25 हो गए ना सर, आप हीरो लगते हैं। बहुत ही शानदार, हृदय से आपको सत नमन है, बहुत ही प्यार दिया आपने। जल्दी से देखो तो आप उत्तर को लगा लोगे। 22 भाग हैं। बताइए भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो हम सभी को याद रखना होगा इसके लिए भाई साहब एक संशोधन 42वां संशोधन किया गया था 1976। ऊपर लिख लो इधर संशोधन, मजा तभी आएगा। ये जो संशोधन किया गया था, इस संशोधन के बाद हमें सभी को याद रखना है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, याद करिए धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों में देश आस्था दिखाएगा। तो धर्मनिरपेक्षता का फिर अर्थ क्या होता है? देखो तुरंत सवाल को लपेट लो, इतना गजब का कि वापस जाए ही नहीं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी धर्मों में आस्था रखी जाएगी। अर्थात इसका मतलब क्या है? सभी धर्मों में आस्था, सभी धर्मों में आस्था, किसी एक धर्म के लिए व्यवस्था नहीं है। यह हम सभी को याद रखना होगा।
होगा। अगला देखो क्वेश्चन साथियों, ध्यान रखना 30 नंबर, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? गणतंत्र प्रणाली हमने अमेरिका से ली है। ये आप सभी को हो कैसी बात कर रहे हो अंकितेश्वर महाराज, ये जो गणतंत्र प्रणाली है ये हमने फ्रांस से ली है। तो कहां से ली है भैया? गणतंत्र प्रणाली कहां से ली है? फ्रांस से ली है। लेकिन दुनिया का पहला गणतंत्र अमेरिका बना था। यह सवाल आप सभी को याद रखना है कि भैया पहला गणतंत्र कौन सा देश था? तो अमेरिका को आप लगाएंगे यूएसए को, यह अलग से याद रखना। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो देश है उसकी जनता अपने प्रमुख का चुनाव कराएगी। समझ में आया? तो जनता जो है उसका एक तरीके से काम होता है चुनाव कराने का। तो अगर आपसे कोई पूछे गणतंत्र है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जो राष्ट्र प्रमुख होगा उसका चुनाव किया जाएगा। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास नहीं। भारत में संसदीय व्यवस्था नहीं, ये तो लोकतंत्र की परिभाषा बन जाएगी। तो ये तो संसद का मतलब दो प्रकार, मतलब एक तरीके से संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग हो जाएगा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका मतलब गणतंत्र के हाथ में शासन है और जनता अपने राष्ट्र प्रमुख का चुनाव करती है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु किसे माना जाता है? अब देखो ये एथिकल बेस्ड सवाल है, किसी को साथियों पता ही नहीं होता है एथिकल बेस्ड सवाल जब आता है। तो सबसे बड़ी चीज ये होता है कि जब आप एथिक्स को पढ़ते हो, ध्यान रखना, वैसे आपके कानून प्रशासन व्यवस्था पर आधारित प्रश्न एक आएगा, कह रहा है एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या होता है? तो संकेत होता है उद्देश्य और विचारों में समानता। ये हम सभी को याद रखना होगा। अगला देखो, कह रहा है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अच्छे भी सवाल हैं, मजेदार भी। संविधान सभा के अध्यक्ष जो हैं, अगर अस्थायी पूछे, क्योंकि दो प्रकार के हैं, एक तो अस्थायी सबसे पहले आए थे, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और अगर स्थायी की बात करेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों स्थायी राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को। यह ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर को बनाया गया था, वर्ष था 1946। और इनको केवल 2 दिन 9 दिसंबर को साथियों ध्यान रखना 1946 में वरिष्ठता की वरिष्ठता क्रम के आधार पर बना दिया गया था। तो अब देखो किसे लगाओगे? राजेंद्र प्रसाद जी को लगाना संविधान सभा के अध्यक्ष। बोलो क्लियर है कि नहीं? सवालों को एकदम घोट दो। अगला देखो, कह रहा है भारत का राष्ट्रगान जनगण मन जो है इसकी रचना किसने की थी? जो जनगण मन है इसे पहली बार 1911 में साथियों ध्यान रखना प्रथम बार गाया गया था। प्रथम बार इसे कलकत्ता अधिवेशन में, नोट करके दोनों पॉइंट डाल लो, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था जिसमें इसे पहली बार गाया गया था। इसको गाने का काम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। साथियों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए कब गाया गया था? 1911 में पहली बार। अगर कोई पूछे जो राष्ट्रगान हमारे देश का जनगण मन है इसके भारतीय संविधान में शामिल होने की स्रोत कब है, तो संविधान में कब शामिल किया गया जरा बताओ? संविधान में कब शामिल हुआ? कब भैया जल्दी से बताओ। अच्छा 4 ऑप्शन दे दूं तब बता दोगे? तुम्हें सौगंध है तुम्हारे बाबू की, ध्यान रखना, गलत मत बताना। और गलत बता भी दोगे तो भी चलेगा लेकिन भाग के मत जाना। सबसे पहले डेट है 24 जनवरी की जो कि 1950 का वर्ष है, ध्यान से देखना। दूसरा है 26 जनवरी 1950 का वर्ष, सौगंध तुम्हें है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद 26 नवंबर 1950 के बाद में आप सभी लोगों को बताना है। फिर इसके बाद 26 नवंबर 1949। जल्दी से बताओ आप सभी लोग कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर बताने वाले बच्चे को एक बाबू वाली टॉफी मिलेगी। जल्दी से बताओ, बहुत ही शानदार, मजा आया। ये होती है असली पावर किसकी भाई साहब? बाबुओं की। ये सब भाई साहब एक बात बताऊं बहुत अच्छे से कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी भी अजनबी से दोस्ती का इजहार मत करना। ऐ मेरे शिष्य तुझको आज मेरा मशवरा है ये, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना। भाई जल्दी से बताओ कौन सी डेट थी? तो 24 जनवरी को 1950 में इसे संविधान में साथियों शामिल किया गया था। इसी दिन वंदे मातरम यानी हम सभी लोगों को याद रखना है जो हमारा राष्ट्रगीत है उसको भी शामिल कर लिया गया था। अगला देखो 34 नंबर, आत्मरक्षा का अधिकार साथियों
भारतीय संविधान के आप लोग 21 नंबर के आर्टिकल में जाओ। इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अच्छा, एक बात तुम सब पुलिस वालों को पता चली, ध्यान से बताना मुझे, क्या पता चली पुलिस वालों को? कल मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें एक पुलिस वाले ने एक अपराधी को गोली मार दी, 2 गोली उसके सीने पे मार दी, अपराधी मर गया। और उसमें था ये कि जो अपराधी था वो पुलिस वाले से उसकी पिस्टल छीन रहा था और कुछ ब्लेड टाइप का लिए था जो पुलिस वाले पे हमला कर रहा था बार बार। तो पुलिस वाले ने आत्महत्या में गोली मार दी और वो मर गया। सुना था ये न्यूज? जिन लोगों ने सुना हो वो दिल भेज दो एक बार। वो कांस्टेबल था, कोई अधिकारी नहीं था। निकाली पिस्टल, धाए 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 पेशी एसी पे ले जा रहा था। साथियों ध्यान रखना, उस समय उसने क्या किया, आर्टिकल अपने 21 का सहारा लिया, पढ़ा लिखा था तुम जैसा ही, तुरंत आत्महत्या, मतलब एक तरीके से अपनी जान बचाने के लिए क्या कर दिया भाई साहब, खेल कर दिया। एक चीज और बताओ, एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी जिसमें वो नेवी का अधिकारी बनता है, याद है आप सभी को? उसमें भी तो उसने मारा था उस व्यक्ति को, अपने जो दुश्मन था, याद है? बिल्कुल सुना होगा। तो अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा बिल्कुल सही है, दूसरों के शरीर के प्रति अपराध के लिए प्रतिरक्षा ये भी सही है, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा ये भी सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, आत्मरक्षा का अधिकार साथियों उपरोक्त सभी में आता है। अगला देखो, कह रहा है भारत का गणतंत्र, इसका क्या अर्थ होता है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, ये तो रिपीटेड सवाल है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब होता है ये कि जो राष्ट्र प्रमुख है उसका चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्र प्रमुख का चुनाव जो है ये करना ही गणतंत्र कहा जाता है। बोलो क्लियर है? अब देखो 36 नंबर, भारत का संविधान लागू होने के समय इनमें से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जल्दी से बताओ। संविधान जब लागू हुआ था तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और सभी को याद होगा 22 टोटल भाग थे। हम सभी को याद होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा 22 भाग थे। अगला देखो, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण साथियों संविधान सभा द्वारा किया गया था। इस संविधान सभा से 2 प्रश्न बहुत अच्छे से याद कर लो। एक तो इसका चुनाव कब किया गया? तो चुनाव किया गया था साथियों, ध्यान रखना, जुलाई 1946 में। सभी को याद रखना है, जुलाई 1946। इसकी अगर बैठक की बात करें या इसका गठन पूछेगा, पहले तो गठन याद रखना। गठन किया गया था 6 दिसंबर को, वर्ष था 1946। संविधान सभा की जो पहली बैठक है यह भी याद कर लो कब हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, वर्ष 1946। हर सवाल में कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, जो नया सीखेगा वही आगे ले जाएगा कहानी को। साथियों 38 नंबर, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था? साथियों हम सभी लोगों को याद होगा 26 नवंबर की डेट थी और वर्ष था 1949। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन ऑलरेडी लग चुके थे। तो सभी लोगों ने कहा कि भैया संविधान को अपना लेते हैं। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। साथियों इसी डेट को आप सभी लोग याद रखना, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, इसको ऐसे याद रखना कि शुक्ल सप्तमी थी और संवत 2006 विक्रमी, क्योंकि विक्रमी संवत था, ध्यान रखना। क्लियर है? कोई भी पॉइंट फंसे बिना झिझक पूछते रहना। अगला देखो आप सभी के सामने, इसका उत्तर आप भी लगा लेना। क्वेश्चन कह रहा है 39, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ था? भाई याद करो 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन तो संविधान को लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 भारत ने अपने गणतंत्र दिवस को मनाना भी शुरू किया। इसीलिए अगर ना याद हो तो ऐसे याद कर लो कि भारत ने अपना गणतंत्र दिवस कब मनाया। हम सभी लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? देखो पेपर में, पेशर में तुम गलत कर बैठोगे। याद रखना 26 जनवरी को हम सभी लोग 1950 में संविधान को पूरी तरीके से स्वीकार किया गया था, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और बाकी इनमें कुछ है नहीं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? साथियों मैसूर रियासत ने, हैदराबाद रियासत, जम्मू कश्मीर की रियासत या जूनागढ़। देखो 3 रियासतें थी, इन पे विवादित सवाल आते हैं, इनको याद रखना। एक तो जम्मू कश्मीर, आज के बाद भूलोगे ही नहीं। दूसरी साथियों ध्यान रखना, आपको इधर लिख लेना जूनागढ़, ध्यान रखना जूनागढ़ याद रहेगी, और इधर की तरफ हैदराबाद रियासत। अब ये प्रश्न आता है कि बताइए हमारी जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें से कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि नहीं गए थे? जम्मू कश्मीर राज्य के
प्रतिनिधि संविधान सभा में आए, जूनागढ़ रियासत के भी आए, लेकिन हैदराबाद में निजाम था, यह बड़ा खतरनाक था। इसने स्वयं को कहा कि या तो हम पाकिस्तान में जाएंगे या स्वतंत्र रहेंगे। साथियों ये नहीं पहुंचा था, तो इसी को लगा लेना, ये नहीं गया था। बाकी जूनागढ़ को साथियों ध्यान रखना, हमने वैसे भी जनमत संग्रह के द्वारा अपने देश में मिला लिया था। और जम्मू कश्मीर को राजा हरि सिंह ने जब विलय पत्र पर साइन कर दिया, साथियों ध्यान रखना, तो यह भारत में मिल गया था। इसको नोट कर लेना। साथियों कश्मीर का मुद्दा जो था वो आप जानते हैं माउंटबेटन के कहने कहां चला गया, यूएनओ में चला गया था। साथियों जल्दी से बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। अब देखो इसमें अनुसूचित जाति के लिए आप सभी को याद रखना है आर्टिकल 38 जो है 338 वाला, उसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन पहले आप सभी लोग इस बात को समझ लीजिए कि आर्टिकल 338 तो ठीक है, लेकिन आर्टिकल जो 338 का ए है जनजातियों से जुड़ा हुआ, यह भी इस आयोग के ऊपर ही सवाल बनाता है। तो सी ऑप्शन बना लेना। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट तो 338 और जनजाति के लिए 338 ए, अपने आप में दोनों आर्टिकल याद हो जाएंगे। बोलो क्लियर है। अगला देखो संविधान के कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति जो है इसमें मौलिक परिवर्तन आया। अब देखो एक सवाल है बहुत ही अच्छा, इतिहास खूब पढ़ा है, तुम सबने पढ़ा है, एक बार दिल भेजकर बताओ। मैं फिर से कहूंगा आप सभी लोग एक बार समझना, 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें अंग्रेजों ने कहा था कि अगले 20 साल तक हम नियम बनाएंगे। पहला नियम तो यह था चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करेंगे। लेकिन भारी मिस्टेक हो गया है, हम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके एकाधिकार को खत्म करेंगे। क्या करेंगे? एकाधिकार जो है उसको करेंगे समाप्त। और साथियों ध्यान रखना चाय और चीन पे उसके एकाधिकार को बनाए रखेंगे। मतलब अभी चीन और चाय के साथ जो उसका व्यापार चल रहा है उसको बनाए रखेंगे। इसी में कहा गया था 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करेंगे, 1 लाख रुपए एजुकेशन पर खर्च करेंगे। और इसी में कहा गया था एक क्लॉज और जोड़ करके कि भाई तीसरा क्लॉज ये था कि हमारे देश में जो मिशनरियां आएंगी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए उनको अब भारतीय नहीं रोकेंगे। तो जरा देखिए कृषि के बारे में कोई नहीं बात की गई, जन स्वास्थ्य की कोई बात नहीं, केवल एजुकेशन में परिवर्तन के लिए यह प्रावधान किया गया था। मुझे अच्छे से याद है, इसका उत्तर आप सभी लोग लगा लोगे, लेकिन भाषा कौन सी होगी इसको लेकर प्रावधान सेट नहीं हो पाए, इसीलिए विवाद बना ही रहा। अगला देखो जल्दी से बताओ निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्ति मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसमें हमारे संविधान को स्थान दिया। अब देखो ऐसे लोग कहेंगे गुरुजी इतने जहर सवाल क्यों ले आए हो? इसलिए ले आए हैं क्योंकि होमगार्ड वालों का पेपर देख करके डर गए। साथियों ध्यान रखना, जरा ध्यान से देखो, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संभवता, समतावाद, हमारे संविधान की प्रस्तावना सिर्फ पढ़ लो, मजा आ जाएगा। साथियों इसके बाद सर्वदेशी पहचान, इसका कोई उल्लेख नहीं, समतावाद का कोई उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में, यह भी खत्म हो गया। समानता का उल्लेख किया गया, स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया, भ्रातृत्व यानी बंधुत्व का उल्लेख है, समाजवाद का उल्लेख है, संप्रभुत्ता का उल्लेख है, यह भी किया गया है। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र का भी उल्लेख है, गणतंत्र का भी उल्लेख है और संप्रभुत्ता का उल्लेख है। इसका जो आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो बी एंड डी बोथ होगा। ध्यान रखना बी एंड डी बोथ होगा। और यह भी यूपीएसआई का ही सवाल है। आप सोचो इस लेवल के सवाल आपसे ही नहीं बोर्ड से भी गलत होते हैं, समझ में आ? अब तुम कहोगे गुरुजी बी लगा देंगे, कुछ कहेंगे डी लगा देंगे, हम कह रहे हैं तुम खोपड़ी पटक दो। बहुत सारे मास्टरों ने भी इसी में गलती कर दी, उन्होंने बी या डी में किसी एक को लगा दिया। देखो अपनी तारीफ नहीं करते लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि दम है ना तो बी या डी में कोई एक गलत करके कोई दिखा दे, दम है तो दोनों ही सही हैं, एक भी गलत नहीं है। गलतियां लोगों से हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी की हैं गलतियां, ऐसा नहीं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, हमसे भी हो सकती हैं, समझ में आया? लेकिन मैं फिर कहूंगा भाई साहब इसका उत्तर बी एंड डी बोथ आर करेक्ट। बोलो क्लियर है? अब अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह हो तो पूछ लेना। अगला देखो सवाल करते जाना
किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? भारत के विवरण को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, साथियों आप सभी को पता है लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया। अब देखो अभी बताया था 42वां एक संशोधन किया गया था 1976। इसमें भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। ये 3 शब्द याद रखना, एक तो समाजवादी, साथियों ध्यान रखना समाजवाद, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये तीनों शब्दों को हमने क्या किया था मेरे प्यारे दोस्तों? जोड़ा था। लगा लो जल्दी से, आप सभी का उत्तर जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? थोड़ा सा कठिन आए सवाल, परेशान हो गए हैं, भाग लिए ऐसे काम नहीं चलेगा। पेपर में कहां भाग के जाओगे, आओगे इसी गली, है ना। अगला देखो, कह रहा है बताइए किस वर्ष शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? अब ये जल्दी से बता दो। 1976 का वर्ष आप सभी को याद रहेगा, 42वां संशोधन। बोलो क्लियर है? अगला देखो, कह रहा है बताइए निम्न में किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? साथियों मौलिक अधिकार को, निर्देशक सिद्धांतों को, या उद्देशिका को, या मौलिक कर्तव्यों को? जल्दी से बताइए फटाफट, बातें मत करिए। कुछ लोग आते रहते हैं, है ना, और अपने अपने नंबर्स बढ़ाते रहते हैं। कुछ लोगों को नौकरियां दी गई हैं इसी उद्देश्य से। भारतीय संविधान की कुंजी जो है, भारतीय संविधान की उद्देशिका जिसको प्रस्तावना कहते हैं, उसी को कहा गया था। तो किसको कहा गया था? तो जो प्रस्तावना है उसी को कहा गया था उद्देशिका, जिसको आप कह सकते हो। ये आप सभी को याद रहेगा। साथियों जन्म कुंडली ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, उनका सवाल का उत्तर यहां है ही नहीं। साथियों अगर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 32 जो है उसको संविधान की उन्होंने आत्मा कह दिया था। तो संविधान की आत्मा जो है वो भी आप सभी लोगों को याद रखना होगा, आ जाएगा। क्लियर? अगला देखो, अगला कह रहा है निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? जल्दी से बताओ, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो इनमें से कौन बनाता है? आओ फटाफट, है बहुत ही गजब का कंटेंट है, पढ़ने पर फोकस करो। मैं फिर कह रहा हूं, है ना, एक भी क्लास मिस नहीं किया था। 62 नंबर सही हुए हैं ईडब्ल्यूएस में, सल्यूट है बाबा। 62 नंबर अगर तुम्हारे होमगार्ड में है तो तय है तुम्हारी वर्दी। होमगार्ड में भी इस बार यूपी कांस्टेबल में भी बढ़िया नंबर आएंगे, इसको लेकर टेंशन ही मत लो। कह रहा है इनमें से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? मूल अधिकार आप सभी लोगों को पता है, हमारे भारतीय संविधान में जब हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आप सभी लोगों को मिल जाएंगे। नवीं अनुसूची, निर्देशक सिद्धांत या प्रस्तावना, भारतीय संविधान की आप प्रस्तावना को पढ़कर देखिए। प्रस्तावना में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन हम सभी लोगों को याद होगा 1976 में किया गया था, और इसके तहत प्रस्तावना में सभी को याद है धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। बोलो क्लियर है कि नहीं? ऐसे मजा नहीं आ रहा, सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से याद करते चलना। अगला कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये शब्द जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद जोड़े गए थे। अगला देखो, कह रहा है किसी भारत या किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान में बताइए कहां से कहां तक है? अब देखो हमारे भारतीय संविधान में 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल हैं ये नागरिकता से जुड़े हुए हैं, और अगर आपने पढ़ा होगा तो आर्टिकल 5 से 7 के बीच में मिल जाएगा। इसमें तो राज्य के बारे में बताया गया, ये मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है, ये राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखो, कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से जुड़ा हुआ है? अब ये सवाल मजेदार है, तुम कर लोगे मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें पूरे के पूरे भाग याद कराने जा रहा हूं और तुम याद कर सकते हो ऐसा मुझे विश्वास है। तो जल्दी से चलते हैं, इन 50 सवालों के बाद भारतीय संविधान के एक बार भाग याद कर लेते हैं सारे के सारे, है ना। मजा तो तभी है जब थ्योरी भी याद हो जाए, है ना, भारतीय संविधान के भाग भी याद हो जाए सारे के सारे, है ना। ऐसे खेल मत खेलना कि भाई साहब एकदम एकदम पेपर में। ये देखो मैंने कहा था ना भारतीय संविधान के प्रमुख भाग हम सभी लोग जानते हैं, एक एक को याद करा देंगे।
भाग पहला जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद के बीच में है। भाग दूसरा जो है वो नागरिकता से संबंधित है। यही तुम्हारा प्रश्न था और जाकर चेक कर लेना, आंसर निकल आएगा। तीसरा भाग साथियों मूल अधिकार 12 से 35 तक, जिसका किसी के पास कंटेंट नहीं होगा उसका तुम्हें तैयार करा देंगे कंटेंट। भाग 4 की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आर्टिकल 36 से 51। भाग 4 का की बात करें, मौलिक कर्तव्य 51 ए में आपको दिए गए हैं, ये बाद में जोड़ा गया है। हम सभी लोगों को याद रखना होगा 42वां संशोधन करके 1976 में, आप सभी लोग याद रखना भाग 4 का जो है इसको जोड़ा गया है, याद रखना इसको जोड़ा गया। तो ये स्टैंडर्ड जो हमारे अलग अलग हैं उनको याद भी करते रहना। भाग 5 की बात करें, संघ सरकार, आर्टिकल 52 से 151 के बीच में। और भाग 6 की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों राज्य सरकारें साथियों 151 से 237 अनुच्छेद तक। भाग 7 जो है इसको निरसित कर दिया गया है। अगला सवाल देखो भाग 8 को लेकर के। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश हैं, 239 आर्टिकल से लेकर 242 तक। भाग 9 की बात करें तो पंचायतों के बारे में बताया गया है और कुल 16 अनुच्छेद जो हैं वो इसके लिए निर्धारित हैं। साथियों ध्यान रखना, आप 16 तुमको गिनती सिखाई थी, एक तो 243 नंबर वाला और फिर 243 ए से लेकर के 243 ओ तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगे। भाग 9 में आते हैं पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान। क्लियर करते चलना, ये जो नोट्स है ना तुमको बनाना नहीं है, पेपर का टाइम है, नोट्स भाड़ में गए नहीं बनाना है, मैं तुमको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं और ये नोट्स मैं भेज दूंगा, तो टेंशन ही नहीं। समझ में ये क्लियर है? बहुत ही शानदार, बहुत ही जल्दी और एक एक प्रश्न को पेपर में कवर करा दूंगा, बस टेंशन मत लेना। साथियों अगर हम बात करें भाग 9 का की तो इसमें नगर पालिकाएं आपको मिलेंगी। हम सभी लोग जानते हैं 243 पी से लेकर जेड जी तक आपको मिलेंगे। ये आप सभी को याद रखना है, 1992 में जोड़ा गया है, कोई दिक्कत हो पूछते रहना। भाग साथियों 9 का खा सहकारी समितियां हैं जो 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक दी गई हैं। तो भाग 9 ये 2 और बीच में जुड़ गए हैं, ध्यान रखना, मैंने कहा था ना 3 भाग जुड़े 25 हो गए। भाग 10 की अगर हम बात करें तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में साथियों 244 से 244 ए के बारे में बताया गया। भाग 11 संघ राज्यों के बीच में संबंध, यह हम सभी को याद रखना है 245 से 263 के बीच में। अब भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अभी हम आपको पूरे सारे पॉइंट बताते चलेंगे। पीडीएफ मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर, विद्याग्राम स्टेट एग्जाम वाले। साथियों कह रहा है बताइए भाषाई प्रावधान आयोग, एसके धर आयोग जो है इसको गठित कराया गया था 1948 में। इसी के आधार पर राज्यों को पहले बनाया गया था लेकिन बाद में परिवर्तित कर दिया गया था, क्योंकि इसको देखो भाषाई आधार पर निश्चित कर दिया गया। धर आयोग इसको बोलते थे। राज्यों को भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर फिर इसके बाद तय किया गया कि संगठित कराएंगे। फिर इसके बाद जेवीपी समिति का 1948 में गठन किया गया था। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान जो है वो लाया गया था। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें फिर जस्टिस फजल अली आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। जिसको आपसे मैं कहूं इंपॉर्टेंट है उसको भूलना ही नहीं। जस्टिस फजल अली आयोग जो है इसको 1953 में गठित इसलिए किया गया था क्योंकि आपने सुना होगा एक प्रमुख नेता थे आंध्र प्रदेश के जिनकी डेथ हो गई थी इसी वजह से कि भाषा को हिंदी लागू नहीं करेंगे। आप सभी लोग याद करना, तो फजल अली आप सभी लोगों को याद रखना होगा। इसमें अध्यक्ष थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, याद रखना इनको हृदयनाथ कुंजरू कहते थे, एच.एन. कुंजरू, इनको साथियों इसमें शामिल किया गया था। जो जस्टिस फजल अली आयोग था ये 3 सदस्यीय था। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दरी और 56 में इसको लागू कर दिया गया। यह आप सभी लोग याद रखना। तो एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को हृदयनाथ कुंजरू ने खारिज किया था लेकिन बाकियों ने मान लिया था। भारत सरकार ने साथियों ध्यान रखना नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण भाषा के आधार पर कर दिया था। तो ये आप सभी को
आपको भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर प्रावधान मिल जाएंगे। अब देखो, अगर हम बात करें राज्यों का गठन 1950 आजादी के बाद, तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर 1953 में ही बना दिया गया था। गुजरात को 1960 में और महाराष्ट्र को 1960 में, ये दोनों ही बॉम्बे से अलग होकर बनाए गए थे। पहले बॉम्बे था तो बॉम्बे से अलग होकर के दो राज्य बनाए गए थे। एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उससे अलग होकर दो राज्य बने। एक तो साथियों ध्यान रखना आप सभी को महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात, याद रहेगा। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। हरियाणा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश सभी को याद रखना है 25 जनवरी 1971 और सिक्किम को आप सभी लोग याद रखना 1975। क्लियर है, ये आप सभी लोग बनाते चलना। अगर मिजोरम की बात करें तो साथियों 1987 में, गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में ही दिया गया था। गोवा को लेकर भी लिख लेना, गोवा जो है इसको 1961 में हमने सभी ने पुर्तगालियों से मुक्त कराया था, याद है। तो पुर्तगालियों से साथियों याद रखना, पुर्तगालियों से मुक्त कराया था, मुक्त। और 1987 में साथियों ध्यान रखना गोवा को क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। याद रखना पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य जो है उसका साथियों दर्जा दे दिया गया था। ये आप सभी लोग याद रखना। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूं, देखो बहुत सारे लोगों को क्लास में पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ाई का सम्मोहन हो जाता है। मेरा एक दोस्त है अभिषेक, वो कहता है जब मैं लॉन्ग ड्राइव कर लेता हूं तो मैं नींद में आ जाता हूं, आंखें खुली रहती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सम्मोहन हो गया है। तो एक बार दिल भेजकर बताओ कितने लोगों को सम्मोहन हो गया है। सम्मोहन का मतलब पढ़ तो रहे हैं लेकिन घुस कुछ नहीं रहा है। सच सच बताना, ऐसा है क्या? अगर सम्मोहन हो गया हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे उस सम्मोहन को तोड़ दूंगा। 2 सेकंड का टाइम दो बस। ऐसा है, पढ़ तो रहे हैं गुरुजी लेकिन घुस कुछ नहीं रहा है, सब बाहर बाहर जा रहा है ऐसा? जल्दी से बताओ, पढ़ रहे हो लेकिन घुस नहीं रहा है ना? जल्दी से बताओ। ध्यान रखना, हमारे स्टूडियो में हमारे एक जय सर है, बड़ी शानदार सी एक बूटी रखे हैं, ऐसा है ना? जल्दी से बताओ, अगर ऐसा है तो दिल भेज करके बता दो कि हाँ सर ऐसा ही है। हाँ, सच्ची बात है ना। अब इसका सम्मोहन कैसे टूटे फिर? इसका सम्मोहन पता कैसे टूटेगा? तुम अपने आसपास जहां पे बैठकर पढ़ रहे हो, सच सच बता रहा हूं, बहुत अच्छी दवाई है। आसपास जहां बैठकर पढ़ रहे हो, तुम किसी एक चीज को देखो और महसूस करो कि इस चीज को तोड़ करके तुमको अपने उस परम मित्र को देना है या किसी को देना है, और ऐसे देना है कि उसको इसके बारे में एकदम पता लगे कि वाह जी अमृत दे दिया तुमने, है? समझ रहा? कुछ उल जलूल सोच लो पढ़ाई से हट करके, यह सम्मोहन 1 सेकंड नहीं लगेगा, ब्रेक हो जाएगा। या फिर तुम कोई पुरानी बात याद कर लो जिसको याद करते ही तुम्हारा दिल एकदम गदगद हो जाता हो। बताओ कौन सी वाली बात? वही वाली। कौन सी वही वाली बात? अरे कि चंदा की चकोरी से कोई बात ना होती है, उनको सुना देना, अपने आप में साथियों तुम्हारा सम्मोहन ब्रेक हो जाएगा। चंदा की चकोरी से कोई बात ना होती, अगर उनसे हमारी वो मुलाकात ना होती, कुछ बात तो है खास उनमें है मेरे अंकित, वरना तो इतनी अच्छी ये क्लास ना होती। और बताऊं, प्रीत में एक रतन तुम जड़ो मैं जड़ूं, एक नया व्याकरण में गढ़ूं तुम गढ़ो, उलझने पल में ही सब सुलझ जाएंगी, एक कदम तुम बढ़ो एक कदम में बढ़ूं। मजा आया? तो ऐसे ही बस बढ़िया से सीखते जाना। देखो एक बात बताऊं, पढ़ाई होती ही थोड़ा सा टिपिकल है, चीजों को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनके क्वेश्चन लगाना। अब जीवन में कभी पढ़ाई उतने बड़े लेवल पे करी नहीं, इतना ज्यादा कंटेंट एक साथ मिला नहीं, तो सब आएगा तो सिर पे ही है, खुजली होने लगेगी। कुछ लोग तो अपना माथा बजाने लगते हैं ऐसे ऐसे, पता टकला फूट जाता है कुछ लोगों का। लेकिन तुमको क्या करना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। ये जो कंटेंट है ना, ये वापस तुमको कभी नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो मिल रहा है इसको अपने पास ऐसे सहेज के रख लो कि आने वाले पेपर में एकदम धुआं मचा देना। सवाल कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, कंटेंट पढ़ाएंगे, एक एक चीज समझाएंगे,
और बाकी तुम्हारे सम्मोहन को भी ब्रेक कर देंगे। समझ में आ, ब्रेकअप करा देंगे सम्मोहन का। चलो आ जाओ जल्दी से, अगला सवाल देखो। भयंकर तरीके से हम जानते थे तुम ऊब रहे हो, लेकिन तुम कहोगे थोड़े ना, है तुम ऊब रहे हो लेकिन कहोगे थोड़े ना, लेकिन अब कहोगे। अगला देखो, क्वेश्चन कह रहा है अरुणाचल प्रदेश तो ये 20 फरवरी 1987 को बना था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों को आप सभी लोगों को दिमाग में रखना होगा। 1987। छत्तीसगढ़, ये तो 1 नवंबर 2000 में बना था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों। उत्तराखंड की बात करें तो ये साथियों ध्यान रखना, यूपी के 13 जिलों को हटा करके बनाया गया था 2000 के वर्ष में 9 नवंबर को, और झारखंड को बिहार से अलग करके साथियों ध्यान रखना हम सभी लोग जानते बनाया गया था। और जो ये छत्तीसगढ़ है इसको मध्य प्रदेश से अलग करके, एमपी से अलग करके बनाया गया था। तो अब ये आपको तीनों याद भी करने पड़ेंगे कौन किससे अलग होकर के बना था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून को साथियों 2014 में बना था। ये 29वां राज्य बना था। बस इसको आप सभी लोग दिमाग में रखिएगा। हालांकि अभी 28 ही राज्य हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर का खेला खत्म हो चुका है। बोलो क्लियर है। अब देखो मेन आते हैं कंटेंट पे बात करते हैं। पहला देखो, सबसे पहली पता क्या है, कंटेंट बहुत बढ़िया है लेकिन मेन बात क्या है, समझने वाले लोग चाहिए उसके लिए। समझ में आ, चलो आ जाओ पहले अनुच्छेद की बात करते हैं। वैसे तुम्हें समझा रखा है, संघ राज्य क्षेत्र, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद जो है वो इसको दर्शाता है। अगर हम बात करें संघ का क्षेत्र, राज्यों का क्षेत्र, प्रथम अनुसूची, ये सब निर्दिष्ट किया गया है। हम सभी लोगों को याद रखना है पहले अनुच्छेद में। दूसरे अनुच्छेद की बात करें, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात है। संसद कानून द्वारा संघ में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना को कर सकती है, जैसे सिक्किम को किया था 35वां और 36वां संविधान संशोधन 1974-1975 के माध्यम से। यह हम सभी को दिमाग में रखना होगा। अगला सवाल देखो, तीसरे नंबर का अनुच्छेद, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा इत्यादि में परिवर्तन, यह किया जाता है तीसरे अनुच्छेद में। इनकी सीमा में परिवर्तन किया जाएगा तीसरे से। चौथे में कहा गया अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के लिए नहीं माना जाएगा। यानी इन 2 और 3 के द्वारा किए गए काम आप संशोधित करने के लिए नहीं बने हैं। अब देखो साथियों, भारतीय संविधान के आप सभी लोगों को देखो हमने पढ़ा दिया ये वाला हिस्सा, ठीक है। नागरिकता आपको पता है, भाग 3 पर बात कर लेते हैं। भाग 3 जो है वो मूल अधिकार है, 12 से 35 के बीच में आएंगे। पृष्ठभूमि की बात करें तो भारतीय संविधान का इनको मैग्ना कार्टा कहते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और आपको बताऊं, प्लीज आप सभी लोग कमेंट किया करो, करते रहा करो, नहीं कुछ तो दिल ही भेजा करो। किस लिए बताऊं, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्यों भेजा करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो ये अनुमान लगाया करते हैं कि बच्चे तो इतने 2000 लाइव देख रहे हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट इतने स्लो है तो इन लोगों ने बोट चला रखा है। भैया ये ओट बोट नोट शोट ये सब फर्जी वाला हमारे पास नहीं होता। हमारे पास जो बच्चे जेन्युइन देख रहे हैं उनके लाइव व्यू भी हैं, एवरेज वॉच टाइम भी है, सब कुछ है। और व्यू देख लेना हमारी क्लास के कितने आते हैं। तो मैं आपसे बस एक ही चीज कहूंगा कि सबको मुंह तोड़ जवाब देना है, ईमानदारी के साथ कंटेंट को पढ़ना है, तो कुछ ना तो एक मतलब बताते रहा करो, ठीक है। अगर रक्षक सुप्रीम कोर्ट है हमारे संविधान का, आर्टिकल 32 में कहा गया है, और हाई कोर्ट साथियों अपनी वही 5 रेटें जारी कर सकता है 226 के तहत, यह सब बता रखा है। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी लेकिन अब 6 बची है। क्यों आखिर, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है उस संपत्ति के अधिकार को साथियों क्या किया गया है, हमने हटा दिया है। अब वो कानूनी अधिकार बन चुका है। यह हम सभी को याद होगा जब 44वां संशोधन किया गया था 1978 में, तो इसे अब हटा करके 300A में रख दिया गया क्योंकि पहले 31 में था, वो हट गया है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें याद रखना। अगले भाग पे आते हैं, अगले चीज पे आते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति को मूल अधिकार के माध्यम से 31 और 19F को अब निरसित कर दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार 300A में आ चुके हैं। साथियों उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और पार्टी इनकी जनता पार्टी हुआ करती थी जिन्होंने ये कानून बना दिया था। अगर हम बात करें अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से, तो मूल अधिकार हमारे उसी से प्रेरित हैं। यानी मूल अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए, नागरिकों को उपलब्ध होते हैं। आप सभी लोगों को याद रखना है कि 15, 16, 19,
29 और 30। समानता के अधिकार की बात करें 14 से 18 के बीच में आएगा, यह पहला अधिकार है। दूसरा साथियों स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 और 20 में 19 से लेकर 22 तक मिल जाएगा। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, सभी लोगों को 29 और 30 में मिल जाएगा। और छठे नंबर पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कह करके उसका मान बढ़ाया था। बोलो क्लियर है? तो ये हमारे भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार भी मिल जाएंगे। बोलो क्लियर है? हाँ, यूपीजी के भी करवाएंगे, समय दो यार, समझ में। अब जरा देखते रहना। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर बात कर लेते हैं। साथियों महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 12 आपने पढ़ा, राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य के अंतर्गत कौन आएगा? राज्य सरकार, विधानमंडल, केंद्र सरकार, संसद, सरकारी निकाय और स्थानीय निकाय जो हैं वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 को आप याद रखना, क्योंकि आर्टिकल 12 जो है यही तो हमें अधिकार दिलाएगा। किस चीज का? सभी लोग याद रखना, एक तरीके से मौलिक अधिकारों का याद रखना। तो राज्य हमें प्रदान करेंगे मौलिक अधिकार, और राज्य के अंतर्गत ये लोग आएंगे, इनको ये देना पड़ेगा। समझ में आया? आर्टिकल 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों में कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर पाएगा। कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार के साथ असंगत है उसको शून्य कर दिया जाएगा। इसका मतलब मौलिक अधिकारों में कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर पाएगा। इसको नोट कर लेना। अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 की, तो इसमें कानून की यानी विधि के समक्ष समानता है। ब्रिटेन कानून को समान एक तरीके से, और अमेरिका भी ऐसा प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें तो धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। हालांकि लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, वो इसी के तहत दे दिया गया है। 16 नंबर में देखोगे तो लोक संयोजन में साथियों सरकारी सेवाओं में समान अवसर दिए जाएंगे। हालांकि आप सभी लोग जानते हो इसमें 16(4) के तहत आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। अगला सवाल देखो 17 नंबर। साथियों अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन किया गया। 1955 में इस छुआछूत के विरुद्ध कानून भी बना दिया गया था। 18 नंबर देख लो, शिक्षा सेना को छोड़ करके उपाधियों का बाकी जगहों पे अंत कर दिया गया है। हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज भी उपाधियां जो हैं सेना और शिक्षा के अंतर्गत दी जाती हैं, यानी इसमें दी जाती हैं। भारत रत्न की बात करें या पद्म पुरस्कारों की बात करें, ये सब अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। अनुच्छेद 19 में साथियों ध्यान रखना 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सबको याद रखनी है। दूसरा सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता, लेकिन याद रखना कोई हथियार बम मत ले जाना। साथियों तीसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा संपूर्ण भारत में कहीं भी जाओ लेकिन खतरनाक जगहों पे नहीं जा सकते, जैसे नागालैंड इत्यादि सारी जगहों पे आप नहीं जा पाओगे। अगर हम साथियों 5वें नंबर की बात करें तो भारत के किसी भी हिस्से में आप निवास कर सकते हो, बस सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था अधिकार, अब वहां भी जाओ जमीन खरीदो। है पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था, तुमको पता है? पहले जम्मू कश्मीर में तुम जमीन खरीद पाओगे? समझ में आ? तो ये जमीन अमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जाओ, वहां बढ़िया जमीन खरीदो और वहीं के निवासी बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो इसको आप ध्यान रखना। अगर हम बात करें साथियों जी नंबर की, तो इसमें व्यापार करो, पेशा करो, लेकिन विधि संगत करना। अब पता लगे तुमने अफीम की खोटरी खोल ली है, अफीम की फैक्ट्री नहीं खोलना है। तो ये 6 प्रकार के अधिकार हम सभी को याद रखना है, विधि सम्मत जो है उन्हीं को करोगे। 20 नंबर पे बात कर लेते हैं। तो अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि लागू कानून जो होगा उसी के आधार पर सजाएं दी जाएंगी। साथियों ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21(a) को हमने बाद में जोड़ा है 86वां संविधान संशोधन 2002 करके। इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में रख दिया गया। अगर हम बात करें 22 नंबर, तो इसमें कहा गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उन पर रोक या निरोध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 23 के बारे में ध्यान रखना, मानव व्यापार और बाल श्रम पर रोक लगाई गई है।
24 नंबर पर बाल श्रम पर पूरी तरीके से प्रतिबंध 14 साल से कम बच्चों पर साथियों एक तरीके से लागू होगा। अनुच्छेद 25 की बात करें, अंतःकरण स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण के और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। इसी के तहत साथियों सिख धर्म जो है उनके लोग जो हैं वो कपाड़ इत्यादि धारण कर सकते हैं। वैसे तुमने पढ़ा होगा इसी अनुच्छेद 25 में हिंदू बौद्ध जैन धर्म की भी परिभाषा जो है वो साथियों दी गई है, हम सभी लोग याद रखना। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 29 नंबर की, तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन में साथियों अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार की बात करता है। यदि कोई मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत 5 रिटें जारी कर देता है और इसमें पांचों रिटों के माध्यम से हम सभी लोग जानते हैं व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। हालांकि हाई कोर्ट जब ये रिटें जारी करता है तो वो साथियों आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है, तो हाई कोर्ट का भी प्रावधान याद रखना। अगर आपसे पूछता है तो आप आराम से बता दोगे। ये पांचों रिटें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। पिछली बार यूपी पुलिस में यह सवाल आया हुआ था, समझ में आया? पिछली बार यूपी पुलिस में यह सवाल आया हुआ था कि बताइए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका क्या मतलब होता है। हैबियस कॉर्पस यानी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित कराओ, कितने समय में? तो 24 घंटे के अंदर। याद रखना हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 22 है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उपस्थित कराना है। याद रखना इसमें आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। क्या कैमरा ब्लर हो रहा है? ऐसा तो नहीं है। अगर कैमरा ब्लर हो रहा है तो एक बार सभी लोग बता दीजिए भाई। हमारी टीम अगर एक बार कैमरा ब्लर हो रहा हो तो प्लीज देख लीजिए, है ना? क्या कैमरा ब्लर हो रहा है क्या? सभी लोग बता दीजिए। ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं तुम्हारा ही फोन तो गड़बड़ नहीं है? देख लीजिए। जल्दी से फटाफट से, कोई बात नहीं, हो जाता है। अगर हम बात करें साथियों दूसरी रीट तो परमादेश, यानी इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं। साथियों ध्यान रखना। इसके बाद अधिकार परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो इसके तहत आपका क्या प्राधिकार है? आप उल्टे सीधे काम नहीं करोगे, जिसका दायरा है उसी में रहोगे। प्रतिषेध करने का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना या मना कर देना। एक रीट छूट गई थी उत्प्रेषण वाली, इसका मतलब है पूर्णतया साथियों सूचित करना। साथियों नोट डालकर लिख लेना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। यह आप सभी लोग याद रखना। तो इस प्रकार से हमें मौलिक अधिकारों को याद करना होगा। बोलो कोई दिक्कत है? यहां तक पहले बताओ कोई समस्या नहीं है? बढ़िया से याद कर लिया। अब सवालों पे आ जाओ थोड़ा सा। मुर्गी बना दो। अब इसके बाद हम साथियों बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे। ये पूरी थ्योरी है, याद रखना, पूरी पॉलिटी की थ्योरी और एकदम विशुद्ध थ्योरी। समझ रहे हैं? विशुद्ध थ्योरी, एकदम जबरदस्त सा कंटेंट, ऐसा कि मन एकदम आपका बाग बाग हो जाएगा। जल्दी से बताओ। अब धुआं काट दो जल्दी से। सवाल कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से जुड़ा हुआ है? अब आप आराम से लगा लोगे। भाग 2 जो है नागरिकता से जुड़ा हुआ है। हर एक चीज समझा दी है आराम से। अब क्वेश्चन से फटाक फटाक से बताते चलना। 51 कह रहा है भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी तो सूर्यकांत जी हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सूर्यकांत जी जो है ये 53वें नंबर के हैं। याद रखना, हम सभी को याद रखना होगा। और अगर 52वें नंबर की बात करें कौन थे, तो गवई जी हमारे थे। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। भारत के शानदार न्यायाधीशों में एक। पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जी. कानिया साहब थे, सबको याद होगा। तो केशवानंद भारती याद रखो नहीं थे। अभी तो हमारे वर्तमान में इनमें से कोई नहीं है, तो लिख लो उपरोक्त में कोई नहीं। समझ में आया? ये है असली कंटेंट, ये है असली तैयारी। अब देखो कुछ कह रहे हैं बी लगाएंगे, कुछ कहेंगे डी लगाएंगे, कुछ कहेंगे ए लगाएंगे। लगा लो जो मन करे, है ऐसे थोड़े ना होता है, सीखा जाता है चीजों को। समझ में आ? समझ में आ? हाँ जी, विद्याग्राम के इसलिए तुम हो गए हो क्योंकि विद्याग्राम कंटेंट दे रहा है। हमने तुमको कोई पैसा देके नहीं यहां बुलाया। अच्छा तुम बताओ, पढ़ा ही तो रहे बढ़िया कंटेंट, एक नंबर का एकदम लवली लवली सा।
अगला देखो 52 नंबर, कह रहा है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंशक्रम, साथियों सभी को याद है हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से? खेला खत्म, 5 प्रकार से। अगला देखो, कह रहा है बताइए गृह मंत्रालय जो है इसके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता में सबसे आगे हैं? मजा आ जाएगा सुन करके। तुम ये सोचोगे बांग्लादेश आएगा, कभी नहीं आएगा, हटा दो। तुम सोचोगे नेपालवा आएगा, कभी नहीं। आप सभी लोग जल्दी से बताओ, कुछ तो तुम्हारे भी हिस्से में आएगा। साथियों जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा लोग नागरिकता किस देश के ले रहे हैं? तो सभी लोगों को याद रखना है, सबसे ज्यादा लगभग 1100 लोग जो हैं वो नागरिकता ले रहे हैं साथियों हमारे देश की, पाकिस्तान के नागरिक। क्यों भाग रहे हैं? पता क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं वो लोग? क्योंकि उनको पता है भारत चलो, अपने पूर्वज वही हैं, समझ में आया? अपने पापा, अब्बा, अब्बा के अब्बा, वो सब लोग यही हैं, इसलिए वो जानते हैं भाई साहब, समझ में आया? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 54, बढ़िया से समझ के याद करोगे, काम आ जाएगा। कह रहा है मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियार के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा सीमित कर सकती है। यह हम सभी को याद है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए है, अनुच्छेद 19 में आप जाओगे, आप सभी को पता है, हम सभी को बताया गया है, हमने सबने पढ़ा है कि आप में से कोई भी शांतिपूर्ण सभा, सम्मेलन इत्यादि को कर सकता है। और अगर आप 19 को पढ़ोगे तो हमारे भारत में आप सभी लोग जानते हो आर्टिकल साथियों 19 जो है साथियों स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। 19 से लेकर 22 तक जितने भी आर्टिकल हैं ये सब स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार आप सभी लोग जानते हो 23 और 24 में दिया गया है। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में है और समानता 14 से 18। बहुत अच्छा सवाल था, पसीना आ जाएगा लोगों को, यकीन मानिए सच में। तो आप सभी लोग लगा लेना, क्योंकि आपको पता है सम्मेलन कैसे करोगे, शांतिपूर्ण तरीके से। समझ में आया? कुछ हल्के में मत लेना। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जा सकता है? साथियों पहली बात तो 14 में विधि के समक्ष समानता है, 15 में सामाजिक एकता, इसी में जन्म, मूल स्थान, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, उपाधियों का अंत 18, 16 नंबर में लोक सेवाओं का साथियों एक तरीके से प्रावधान। जब आप आर्टिकल 14 पढ़ोगे तो इसमें साथियों आप सभी लोगों को याद रखना है कि वो भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न बर्ताव करेगा, क्योंकि अपने नागरिकों के लिए उसका प्रावधान अलग से होता है। अगला देखो तो आर्टिकल 14 हम सभी ने पढ़ा। उपाधियों का अंत भारतीय संविधान में आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 18 में किया गया है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कहां पे मिलेगा। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार 29 और 30 में दिए गए हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार अगर देखोगे तो 19 से 22 के बीच में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 29 से 30, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में। बोलो कहां पे है? उपाधियों का अंत हम सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। बोलो याद रहेगा बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया कंटेंट है, धुआं काट दो, अटक से कटक तक तिरंगा अपना फहरा दो आज। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसको मौलिक अधिकार जो होते हैं उससे कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? हम सभी लोगों को एक संविधान संशोधन 44वां याद करना होगा, 1978 में किया गया था। मोरारजी प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी की साथियों ध्यान रखना सरकार हुआ करती थी, याद है? ये जनता पार्टी से थे। उन्होंने साथियों संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में रख दिया था। तो यहां पर आप सभी लोगों को याद होगा संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल साथियों ध्यान रखना 31 में आता था या 19F में आता था। इसको हटा करके अब हमने 300A में करा दिया भारतीय संविधान के। अब ये भाग 12 में आ गया और ये कानूनी अधिकार बन गया। अगला देखो, मजा तभी है जब मेहनत करोगे। कह रहा है बताइए जल्दी से कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या इनको निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? भारतीय संविधान में 28 ये धर्म में साथियों ध्यान रखना इन्वॉल्व है, और ये कहता है कि अगर भारतीय राज्य में कोई भी धार्मिक आधार पर शिक्षा देगा तो उस पर रोक लगाएंगे। अनुच्छेद 30 की अगर हम बात करें, इससे कोई भाई साहब मतलब नहीं, शिक्षा और संस्कृति के ऊपर अधिकारों से जुड़ा हुआ है। 32 उपचार है
और आर्टिकल 33 एक ऐसा अधिकार है जो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल इत्यादि को यह अधिकार प्रदान करता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? मजा तभी आएगा जब आप सभी लोग हिम्मत से एक तरीके से चीजों को सॉल्व करोगे। बोलो क्लियर। अगला देखो, कह रहा है जल्दी से फटाफट, कह रहा है बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को होने वाले नागरिक अधिकार का नाम बता दो। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? जल्दी से बताओ फटाफट। प्यारे प्यारे मेरे भाइयों और बहनों और उनके साथ साथ मेरे सभी साथी, मेहनत कर लो और क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज के दिन भाई साहब गर्दा उड़ा दो। कह रहा है बताइए जल्दी से संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार किससे संबंधित हैं? तो जरा देखो, हम सभी लोग जानते हैं 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। इसके तहत 1955 में कानून बनाया गया था अनटचेबिलिटी साथियों एक्ट, जिसके अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उस पर रोक लगाई जाएगी। अगला देखो, कह रहा है बताइए संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित याचिका कल्याण के उद्देश्य न्यायालय जा सकता है। अब आप सभी लोग जानते हो हमारे भारतीय संविधान में एक पीएन भगवती नाम के जज हुए थे। याद है पीएन भगवती जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज हुए थे, सीजीआई हुए थे। इनको साथियों भारत में जनहित याचिकाओं को लोकप्रिय बनाने का, याद रखना, एक तरीके से क्या किया गया, मान्यता दी गई थी। मतलब इन्होंने ही लोकप्रिय बनाया था। साथियों सीजीआई आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 32 के तहत किसी मुद्दे पर एक तरीके से बातचीत कर सकता है, वो रिट जारी कर सकता है। अगर हाई कोर्ट की बात करेगा तो ये वाला हो जाएगा। साथियों ध्यान रखना, मजिस्ट्रेट अदालत में याचिका दायर करके, याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आप सभी लोगों को याद रहेंगी। अगला देखो, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा गलत तरीके से है, मतलब गलत बताना है, गलत तरीके से मेल खाता है वो बताना है। जल्दी से बताओ। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 सही है। समानता का अधिकार 14 से 18 बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार गलत दिया गया है क्योंकि ये 25 से 28 के बीच में है। बोलो क्लियर है? अगर ना याद हो तो बताना। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता होगी। धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, ध्यान रखना, धर्म की अबाध स्वतंत्रता, बस किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। अनुच्छेद 25 याद हो गया। आर्टिकल 26 को देख लो, इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 26 जो है इसमें साफ साफ कहा गया है कि यदि आप धार्मिक आयोजन करते हो, दुर्गा पूजा या साथियों कोई भी ऐसा कार्य जिससे आपके धर्म को बढ़ावा मिलता है, खूब करो, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 27 में कहा गया है कि आप कोई धार्मिक कर इत्यादि नहीं वसूलोगे। तो धार्मिक कर जैसे पहले के जमाने में जजिया वजिया वसूल लिया जाता था, वो नहीं वसूला जाएगा। आर्टिकल 28 यहीं पर छोटा लिख लो, आज धर्म के अधिकार की भाई साहब बिल्कुल यात्रा कर ली पूरी। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि राज्य का धर्म नहीं होगा, ध्यान रखना, या धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। हालांकि इस पे कुछ क्लॉज अलग से हैं कि भैया जो राज्य ट्रस्ट के द्वारा बनाए जाएंगे कॉलेज इत्यादि उनमें दी जा सकती है। समझ में आया? ये आप सभी लोग याद रखना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से अगला सवाल देखो, कह रहा है मानवाधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसकी सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलेंगे? देखो मानवाधिकार की बात करें तो ये हमारे भारत में मौलिक अधिकारों में मिल जाते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है वो एक तरीके से कहे जाते हैं। अब आपको मतलब जो मानवाधिकार हैं वो क्या कहे जाएंगे? भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा के रूप में जाने जाते हैं। तो जल्दी से बता दो फटाफट हम सभी के साथियों आंसर्स को। जल्दी से देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है, मानवाधिकार को लेकर के प्रश्न पूछ दिया। जल्दी से देखो, कह रहा है बताइए किसमें आएगा? तो जरा देखो, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित हम सभी लोग जानते हैं भारत में साथियों मौलिक अधिकारों में आते हैं। अब मौलिक अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो जरा देखो कहां पर मिलेगा? क्या इसमें मिलेगा? इसमें 51A तो हो ही नहीं
सकता क्योंकि वो तो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है। साथियों ये भी नहीं होगा क्योंकि ये केवल नीति निर्देशक तत्वों से है, ये भी नहीं होगा। इसको लगा सकते हैं क्योंकि भाग 3 और भाग 4 जो है वो दोनों इसमें आ जाते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, दिमाग लगाइएगा, जो मानवाधिकार है उसके लिए भाग 3 और भाग 4 जो है उस दोनों में मानव अधिकारों की बात की गई है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि ये चीजें भविष्य में दी जाएंगी और अभी जो हमें मिल रही हैं वो मौलिक अधिकार में दी गई हैं। समझ में आया? अगला देखो क्वेश्चन नंबर साथियों 63 कह रहा है भारतीय संविधान की धारा 22 इसके तहत अधिकतम कितने समय के भीतर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराना होगा। जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से बताइए फटाफट। अरे शेखर महाक्रांति का नायक गौरव भारत भूखा है। चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर एक बढ़िया सुंदर सी लाइन सुनाता हूं, आपका तन मन एकदम रोए खड़े हो जाएंगे। शेखर महाक्रांति का नायक गौरव भारत भूमि का है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड की अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबेना खाता था, अब तो नेता सड़कें पर्वत नहरों को खा जाते हैं, नए जिलों के शिलान्यास में शहरों को खा जाते हैं। फटाफट जल्दी से बताइए एक एक प्रश्न, बढ़िया लगी लाइन? 24 घंटे के अंदर आपको नजदीकी न्यायालय में पहुंचना होगा। अगला देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सजा दी जा रही है तो उस समय लागू कानून के आधार पर ही सजाएं दी जाएंगी। समझ में आया? जल्दी से बताओ, आप सभी लोग याद रखना। तो पदवियों का उन्मूलन ये तो सभी को पता है, आर्टिकल 18 है। साथियों नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता 22(5) से लेकर 11 में होगी। साथियों दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण इसमें दिया गया है, लागू कानून के आधार पर न्याय किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देनी होगी, लेकिन यह भारतीय संविधान का आर्टिकल साथियों 21 ए है, ये ध्यान रखना, इसमें ए नहीं दिया इसने तुमको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। उसके तहत हम सभी को याद रखना होगा शिक्षा का अधिकार जो है वो जोड़ दिया गया था। याद है 6 से 14 साल तक भगा दो अपनी गाड़ी को तेजी से। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 22 है इनमें से किससे संबंधित है? धर्म के आधार पर बाकी चीजों के भेदभाव हटा दो, सार्वजनिक रोजगार के मामले हटा दो, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और उससे संरक्षण। याद है आप सभी लोगों को, जल्दी से कोर्ट पहुंचाओ। संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल 31 में था, अब 300A में पहुंच गया है, तो ये कानूनी अधिकार हो गया। अगला देखो, जल्दी जल्दी से बताते रहो भाई। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 के तहत सभी को याद होगा कि आयु से कम के बच्चों को कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। 14 साल से कम जो आयु के बच्चे होते हैं उनको खतरनाक काम वाम में नहीं लगाएंगे, नहीं तो कोर्ट केस करा देंगे। अगला देखो, कह रहा है भारत के संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताता है? देखो 54 जो होगा उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव होगा। सभी लोग याद रखना, एकल संक्रमणी मत पद्धति 55 आपको मिल जाएगी, हटा दो जल्दी से। 74 में मंत्रिपरिषद आपको मिल जाएगी, और साथियों 51 में अगर आप देखोगे तो आपको विदेश नीति मिल जाएगी। तो जो विदेश नीति है वो आर्टिकल 51 में मिल जाएगी। जितने भी प्रावधान है, और 67 आप जानते हैं उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। अगला देखो, कह रहा है धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। 14 में समानता की बात की गई है, हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार? अनुच्छेद 21 में आप सभी को पता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और इसी में मानवीय गरिमा के साथ जियो या तुम मरो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? इसी में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार जो है वो एक तरीके से अंतर्निहित कर दिया गया है। बोलो क्लियर है? और आप सभी को याद रखना है, अनुच्छेद 21 में पूछे बताओ संशोधन कब किया गया?
तो इसमें साथियों ध्यान रखना 21A को जब जोड़ा गया था तो 86वां संशोधन 2002 आपको बता देना है चट्ट से। अगला देखो क्वेश्चन नंबर साथियों 71, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है कैसा? तो भाई कानूनी अधिकार रह गया है। 300A भाग 12 में आप पढ़ लो, जो भाग 12 है वो कानूनी अधिकार को मान्यता देता है। अगला देखो कह रहा है 72, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में इनमें से अपवाद बता दो। जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन है उसकी पीडीएफ साथ साथ में भेजूंगा, पढ़ लेना तुम सबके सब, बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है। क्लियर है? एक बच्चा कह रहा आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही ना, अभी आवाज आ जाएगी। आवाज बुलाऊं कैसे आएगी अभी देखना। हेलो बाबू, खाना खाया था कि नहीं? खा लिया था? क्या खाया था? अरे सब्जी रोटी क्यों खाई थी? कहा था आज पनीर की सब्जी खाना है। अब आवाज आ गई होगी। कितने लोगों को आवाज आ गई? ये अंकितेश्वर महाराज की क्लास है और ये विद्याग्राम स्टेट एग्जाम की अदब की महफिल है। यहां पर पढ़ना है तो सलीके से पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ, और प्यार से सीखना पड़ेगा। जिसको आवाज ना आ रही हो वो कान में एक बार उंगली डालो और हिलाओ, अपने आप आ जाएगी। एक बार दिल भेजकर बता दो सभी लोग कि क्या आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। जल्दी से देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में इनमें से कौन सा अपवाद के लिए आता है? जल्दी से देखो, कह रहा है राष्ट्रपति या राज्यपाल ये अपवाद नहीं है, इनके पद हैं। केवल संप्रभु विदेश के लिए अपवाद नहीं है, पद है। संविधान के अंतर्गत कानून की समक्ष समानता सबके लिए एक जैसी होती है। केवल राष्ट्रपति के लिए कानून के समक्ष कोई भी अलग अलग नहीं है, सबके लिए समान है, कोई अपवाद है ही नहीं। आप एक बात बताओ, भारत का संविधान क्या कहता है? सभी के लिए एक समान है। हालांकि वो बात अलग है कि किसी व्यक्ति को कम, किसी को ज्यादा अधिकार दे दिए जाते हैं। ज्यादा का मतलब जिसके पास पैसा उसका सब कुछ। अब आप सभी लोग जानते हो हिरण को मारा था सलमान खान जी ने, है ना, पता है, सब जानते हैं। लेकिन भाई कोई सजा वजा का प्रावधान हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सबको पता है। समझ में आया? बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न को आप नोट। अच्छा जी, आ जाओ जल्दी से। वाह, गजब, तालियां आपके लिए, बहुत ही शानदार। देखो हमारे पुलकित सर आज बड़ा सजधज के आए हो यार सर, क्या जलवा काट रहे हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 25 है इसके बारे में बताओ, क्योंकि हमारा समय भी धीरे धीरे हो रहा है ना। अभी आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। जल्दी से बताओ, आ जाओ जल्दी से। पुलकित सर से कुछ मिल लो भाई, रीजनिंग के किंग है सर आपकी रीजनिंग। हा, ये लाइट ही नहीं जलाई सामने वाली। हाँ, हम वही सोचे हमारे चेहरे पे ग्लो क्यों नहीं आ रहा है। यही कारण था ग्लो ना आने का, वैसे तो ग्लो बतेरा आ रहा है आजकल। वाह, आज मोहित सर नहीं दिखे हमको, पता नहीं कहाँ पे हैं, किस दुनिया में है, कोई भरोसा ही नहीं है। मोहित, अरे गजब, बाजी वाह, क्या बात है, भयंकर। क्या है सारे के सारे आज। अरे वाह, ये हमारी विद्याग्राम स्टेट एग्जाम की टीम है। अभी हमारे अनुराग सर और आदित्य सर नहीं है, लेकिन वो पक्का है देख जरूर रहे होंगे इस बात में कोई दो राय नहीं। तो सर एक बात आपको बताऊं कि चंदा की चकोरी से कोई बात ना होती, अगर आप सबसे हमारी ये मुलाकात ना होती। और कुछ बात तो खास है विद्याग्राम में, ए मेरे अंकित, वरना तो इतनी अच्छी ये आज क्लास ना होती। सर आप 10 बजे वाली क्लास का बता दो। और 10 बजे ही नहीं सर, आज तो आप पहले अभी 12 बजे गदर मचाओगे। शाम को सर की रीजनिंग की 10 बजे क्लास आ रही है और वो गजब की क्लास है, गजब का कंटेंट। मैं भी देखूंगा, मैं चाहूंगा तुम भी देखो और उनको भी भेज दो जिनको तुम्हें दिखाना है कि वर्दी कैसे मिलेगी, है ना। तो सर आप बताइए, फिर देखिए, सर से सुनिए बढ़िया तरीके से। हमने अपना काम कर दिया। क्वालिटी की क्लास, एक्चुअल में सवाल ज्यादा आने हैं तो एक मैराथन किसी दिन रात में लेंगे। अभी जितना हम करा सके, क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम बिल्कुल थ्योरी बिना छोड़े बढ़ ही नहीं सकते एक कदम भी, तो उसको अभी कराएंगे। अगर सही लगा तो कल पार्ट 2 इसका लगा लेंगे, नहीं तो फिर हम किसी मैराथन में कवर कराएंगे, क्योंकि मतलब टॉपिक हमारे छूटने नहीं चाहिए। बाकी मोस्टली मैंने कवर कराई हैं चीजें। जी सर।
वो कहते हैं ना, देखो रेगुलर क्लासेस तो अभी 10 बजे से 12 बजे तक मोहित सर हिंदी लेंगे, फिर 12 से 2 रीजनिंग, फिर 4 से 6 आदित्य सर मैथ्स, फिर 6 बजे से हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। पहले अंकित सर आएंगे, फिर अनुराग सर, फिर मैं, फिर मोहित सर। फिर बात आती है रात की, क्योंकि रात में डेली आपके एक टीचर क्लास लेते हैं। सबसे पहले अंकित सर ने ली, फिर मोहित सर ने ली, फिर अंकित सर ने ली। अब देख रहे हो अंकित सर डबल मेहनत कर चुके हैं, तो यार थोड़ी बहुत शर्म हमें भी बची है ना। तो आज वो शर्म के बाद जो रात 10 बजे वाली क्लास है वो रीजनिंग की रहेगी, और इसमें टॉप 200 क्वेश्चन है। टाइम लिमिट कोई नहीं है, 3 घंटे 4 घंटे कुछ नहीं कहूंगा। 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन में देख लो आराम से लगभग 4 घंटे के आसपास लगेंगे। तो उतना टाइम की क्लास रहेगी, और वो ऐसे टॉप 200 है कि चुनिंदा वाले जो प्रश्न होते हैं ना, कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ आएंगे, आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो 10 बजे आज रात में जरूर जुड़ जाना, ठीक है मोहित सर? किसके साथ? रीजनिंग के साथ। और देखो मेरे भाई, 10 बजे जो आपको पता है ना, रीजनिंग में 50 से लगभग प्लस ही प्रश्न आते हैं, तो इसका बड़ा मार्जिन है। तो आज आप सर आपको रैपिड फायर बहुत ही बेहतरीन रिवीजन कराएंगे आपको। तो इस क्लास को लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अब पता है कि जीएस हम बढ़िया पढ़ा दें, हिंदी हम बढ़िया पढ़ा दें, मैथ और अच्छी हो, लेकिन मेन बात है रीजनिंग में अगर प्रश्न कम आ रहे हैं तो मामला वही अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ सारे विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है, और अभी इसी क्लास के नीचे लिंक लग गया है, और वो क्लास हिंदी की है। तो अभी आप सभी लोग उसे क्लिक करना और तुरंत उस क्लास में आ जाना, ठीक है भैया? तो अब जैसे सर एक चीज मैं कहूंगा, जीएस में अच्छी नहीं पढ़ा रहा। नहीं सर, देखिए तो बच्चे ही जानते हैं पढ़ा रहे सही कि नहीं पढ़ा रहे, वो तो चलो ठीक है। अगर अच्छी पढ़ाया होना तो दिल भेजो एक बार फिर। और मेरे भाई मोहित सर तो कहेंगे नहीं। कल हमारी मोहित सर की जीएस को लेकर और हिंदी को लेकर डिस्कशन हो रही थी, और शॉर्ट वीडियो भी देखा होगा सर। कल रात में जो मैं क्लास ले रहा था ना, उसमें बच्चे भी बोल रहे थे, कहते आप और मोहित सर में कितना जोश है, जब मन आता है तभी आप लड़ रहे थे इस क्लास के लिए कि मैं लूंगा। अरे भाई, ये इस बार मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल है, पेपर फंसाना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं क्लासेस से फंसाना है सर, इन्हीं से। देखिए 17 दिन 17 मैराथन है ना, वो मतलब में एक तरीके से देखा जाए ना, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अगर देखा जाए क्लासेस चल रही हैं। 17 दिन 17 मैराथन, ये मुझे लगता है कि हमारे विद्याग्राम स्टेट एग्जाम की फेमस सीरीज होगी, और अगली बार भी तुम ये जब भी कोई परीक्षा होगी तो तुम यही कहोगे सर 17 दिन 17 मैराथन लगा दो। वही ले आओ सर, हाँ। वही ले आओ। तो उस पर हम लोग काम करें। इसके बाद शाम को तो प्रैक्टिस चली रही है, 6 से 7, 7 से 8 ऐसे चल रही है, तो और 8 से 9, 9 से 10, 10 के बाद सर की मैराथन लगी हुई है। तो अभी क्या है कि आप लोगों को बिल्कुल रात दिन एक कर देना है, बस बहुत कम समय बचा हुआ, 15 से 20 दिन का समय है, और 15 से 20 दिन में हो सकता है कि जो इतिहास है आपका सफलताओं में गिना जाता था, उस सफलता के इतिहासों में अपना नाम दर्ज करा जाए। तो ये मेहनत ही है, और मेहनत के अलावा और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। 100 की सीधी एक बात, तो मेहनत आप भी करो, और आपके पास भी मैं गारंटी से बता दूं, मेहनत के अलावा है तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है सर। ठीक है? क्योंकि जो पुलिस की तैयारी करता है वो रिस्क में रहता है सर, अंबानी परिवार से नहीं आता है, समझ आ रहा है? बेटा बैच कोई नहीं है, यूट्यूब पर फ्री क्लास चल रही है रीजनिंग की। रीजनिंग का कोई बैच ही नहीं है अभी, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है। दोपहर 12 बजे भी रहेगी, और रात को 10 बजे बहुत शानदार रहेगी। तो बैच अभी कोई नहीं है, ठीक है? क्लास ठीक है। फिर अभी यहीं पर बच्चों को क्लास बता दूं, फिर तुरंत ही सर की क्लास में आप आ जाना। देखो सबसे पहले सुबह आपको टॉपिक वाइज जो हमारी 17 दिन 17 मैराथन चल रही है, इसमें 8 से 10 बजे के बीच में मेरी होती है। फिर इसके बाद मोहित सर की आज संज्ञा और सर्वनाम की क्लास है। सर बहुत जबरदस्त संज्ञा बताएंगे, राम कौन था, सीता कौन थी। रीजनिंग में पुलकित सर की क्लास है। मैं सुबह सुबह सर से टॉपिक पूछ करके आया था कि सर आज आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो पुलकित सर वेन डायग्राम वाला, समझ रहे हो, वो कटिंग पिटिंग वाली फिगर वाला टॉपिक है। और आदित्य सर का टॉपिक आज शायद डिस्काउंट का है, छूट वाला। तो सर के साथ जरूर जुड़िएगा शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में। इसके बाद में हमारी जो रात में क्लासेस, शाम के टाइम क्लासेस चलती हैं सिपाही सीरीज में, उसमें सबसे पहले जीके जीएस का पूरा सेट पेपर मैं लेकर आता हूं। फिर अनुराग सर मैथ की क्लास 7 बजे से, और पुलकित सर 8 बजे से रीजनिंग का पूरा सेट पेपर, मोहित सर हमारे हिंदी का 9 बजे से गजब का सेट पेपर लेकर आते हैं। साथ में साथियों ये आपकी जगराता सीरीज की मैराथन क्लासेज है, जिसमें आज रात 10 बजे आप सभी को पुलकित सर पढ़ाएंगे रीजनिंग कंप्लीट, ठीक है? तो अब देखो एक मैसेज पिन हुआ है, उसको सभी लोग जल्दी से प्रेस करके हिंदी की क्लास में कूद जाओ, और सर को जरूर बताना कि सर हम जीएस वाली क्लास से कूद कूद कर आए हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।